तो चलिए दोस्तों, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो सफ़र है हमारा उसको शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसका स्कोप क्या है। तो ये हम सबसे पहले आपके जो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें शुरुआत करेंगे और उसके बाद वन बाय वन हमारा आगे का जो सफ़र है वो बढ़ता रहेगा। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई ये सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इसका मोटिव क्या रहता है आपको पढ़ाने का, या फिर इसके जो एप्लीकेशंस हैं जब हम एक बिजनेस में अप्लाई करते हैं उनका क्या वजूद होता है, क्या रीजन होता है। तो ये तमाम चीजें, बेसिक चीजें हमें अपने सबसे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़नी है। थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा और इसमें कई सारे कंसेप्ट अगर मान लीजिए आपको एक बारी में समझ नहीं आते हैं तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। रीजन बीइंग, ये चैप्टर, इसके कई सारे पॉइंट आपको एक ओवरलुक देंगे आपके सिलेबस का। तो जैसे जैसे टॉपिक हमारे आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से और अच्छी दोस्ती हमारी होती जाएगी, तो वो टेक्निकल वर्ड्स, वो कंसेप्ट्स भी हमें धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगे। ठीक है, बहरहाल इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर पहले वाले हमारे चैप्टर में क्या एजेंडा है हमारा, एक बार उसकी तरफ नजर डाल देते हैं। तो ये मेन टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे ऑब्वियसली वो डेफिनेशन से करेंगे। भाई है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं, है क्या, जरूरत क्या है इसकी। ओके, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर एक पर्टिकुलर थ्योरी है और एक बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, स्कोप की बात करेंगे, दायरा, इसके साथ हम जो स्कोप है और एस्पेक्ट है, जो पहलू होते हैं, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ओके, फंक्शंस की डिस्कशन होगी, क्या क्या फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। और फाइनली उसके बाद आप कल को फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे, एक पर्टिकुलर कंपनी के सीएफओ बनेंगे, तो आपकी क्या ड्यूटी रहती है। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़कर एक कंपनी में एंटर कर रहे हो, क्वालिफाई होकर प्रोफेशनल बन के एंटर कर रहे हो, तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, एज अ हेड ऑफ फाइनेंस टीम, एज अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी, आपकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेंगे, उसके बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कशन की जाएगी। तो सबसे पहले तो हम सीधा सीधा मतलब समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, जरा इसके बारे में चर्चा करें। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दो वर्ड हो गए, एक तरफ है फाइनेंशियल और एक तरफ है मैनेजमेंट। अब जो ये मैनेजमेंट वर्ड है इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। 11th-12th क्लास में अगर हमने कॉमर्स ली थी तो बिजनेस स्टडीज में 12th क्लास में डेडिकेटली पूरा का पूरा हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर 12th क्लास में आपके पास मैनेजमेंट नहीं थी, मतलब इन द सेंस कॉमर्स नहीं था, तो सीएम में फाउंडेशन में भी हमारा मैनेजमेंट को लेकर बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमने डेफिनेटली डिस्कस करा होगा। ओके, सो व्हाट इज मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं मैनेजमेंट वर्ड की बात करता हूं तो सर मैनेजमेंट सबसे सिंपल शब्दों में एक प्रोसेस होता है। किस चीज का? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आपका स्टाफिंग, उसके बाद आपका डायरेक्टिंग, उसके बाद आपका कंट्रोलिंग, ये पढ़ते हैं। हालांकि दो और होते हैं इसमें, रिपोर्टिंग और बजटिंग, वो भी होता है। तो ये क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी टास्क जिसे हम एक अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज कर सके, एक सही प्रोसेस में उसको चला सके, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। एंड मैनेजमेंट इज समहाउ यू कैन से टू मैनेज समथिंग बेस्ट पॉसिबल वे, राइट। इस मैनेजमेंट वर्ड के साथ हमने और कुछ नहीं करा, हमने फाइनेंस वर्ड को जोड़ दिया। फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और भैया फाइनेंस का सीधा सीधा मतलब है किस चीज से? पैसा। एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए, आपको अपनी लाइफ को चलाने के लिए मनी भाई की आवश्यकता है। मनी भाई के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, देखा जाए तो, है ना। साधुवाद में थोड़ी ना है बिल्कुल शांति से बैठ के जंगल में चले गए और तपस्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। हम इस पापी दुनिया में लड़ रहे हैं इतने सारे क्या नाम है कंपटीशन से, तो भैया मनी भाई चाहिए। कल को आज पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपनी इक्विपमेंट्स को जुटा रहे हैं, तो पैसा चाहिए। उस पैसे को मैनेज करना बेस्ट पॉसिबल वे में इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपके पास बुक खरीदने के लिए मान लीजिए 500 रुपए है, ओके भाई, आपको किसी सब्जेक्ट की बुक खरीदनी थी, मान लीजिए आपको अकाउंटेंसी की एक बुक खरीदनी है कि भाई एग्जाम आ रहे हैं और हमें, या एमटीपी खरीदना है, ठीक है, एक सेट खरीदना है एमटीपी का कि भाई एग्जाम आ रहे हैं, चलो तैयारी करते हैं। उसके लिए आपको मान लीजिए 500 रुपए है। 500 रुपए आप कैसे खर्च करोगे? मार्केट गए, दुकानदार पे गए, भैया एक स्कैनर पकड़ा दो, एक एमटीपी पकड़ा दो, एक सेट पकड़ा दो, वो कोई भी उठा के आपको दे देता है और 500 रुपए आप उसको दे देते हो, 500 रुपए का वो आ गया। ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है?
हमारे पास 500 रुपए थे, हम गए और सीधी सी बात है स्कैनर उठा के आ गए। तो कर तो आप ये भी सकते हो, लेकिन आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपके अंदर का जब कॉमर्स जागता है तो आप क्या करते हो कि नहीं, पहले थोड़ी R&D करते हो कि यार किसके एमटीपी अच्छे रहेंगे, ये सब्जेक्ट किसका अच्छा है। अगर एमटीपीज आ रहे हैं तो एक कंपनी है वो 10 एमटीपी दे रही है, एक 20 दे रही है, मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस किसके अच्छे हैं। थोड़े R&D करोगे ना, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे ना उसका, उसके बाद आप फैसला लेते हो कि भैया मुझे 500 रुपए इस XYZ कंपनी के एमटीपीज खरीदने में लगाने चाहिए, और तब आप वो एमटीपी खरीद के लेके आते हो। तो काम दोनों हो सकते हैं, सीधा दुकान पे गए, दुकानदार को बोला, उसने पकड़ा दिया, ये भी कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि हम पूरी रिसर्च के साथ गए, हमने सिलेक्शन करा और उसके बाद एमटीपी खरीदा। दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सर, एक में हमने अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, उसके बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए कोई भी तरीका नहीं आजमाया, ठीक है, था खर्च कर दिया। दूसरा तरीका अगर हम देखें तो हमने क्या करा, पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से एनालाइज करके हमने जाना कि ये वाला एमटीपी बढ़िया है और हमें हेल्प करेगा, तब हमने खरीदा। और एडवांस वर्जन लेते, और एडवांस वर्जन लेते। आप भाई सीधी सी बात है, सीएम में बने, क्वालिफाई करे, प्रोफेशनल एक्सपर्ट बन गए, फाइनेंस एक्सपर्ट बन गए, कल को आपके पास 1 लाख रुपए जमा थे, मुझे इस कंपनी के, मुझे इस 1 लाख रुपए को कंपनी के शेयर्स में लगाना है, मुझे शेयर्स खरीदने। तो अगेन दो पहलू हो सकते हैं। मेरे दोस्त ने कहा इस कंपनी में लगा दे, मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखी, मैंने सीधी सी बात उस कंपनी में लगा दिया, और 1 लाख रुपए मैंने इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए। ऐसा कर सकते हो? हाँ सर, ऐसा कर सकते हो। 80% दुनिया तो ऐसे ही कर रही है ना। लेकिन दूसरा जो तरीका है, भाई अभी तो इंटर में पढ़ रहे हैं ना, अभी फाइनेंस में जब पढ़ोगे, फाइनल में जब पढ़ोगे एसएफएम, ठीक है, वहां पर तो एक पूरे के पूरे शेयर को टेक्निकली और फंडामेंटली समझने का पूरा तरीका बता रखा है। तो एक तरह से हम 1 लाख रुपए वैसे भी खर्च कर सकते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉपरली अच्छे तरीके से एनालाइज करा, उसके फंडामेंटल समझे, उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन समझी, ये कंपनी लॉस में तो नहीं चल रही, ये प्रॉफिट कमा रही है, ये हमें समय समय रहते हुए डिविडेंड दे रही है, ठीक है, इनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो है वो अच्छी हैं। ये जज करने के बाद आपने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए। तो दोनों चीजों में फर्क क्या है? दोनों चीजों में जो एकमात्र डिफरेंस है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि आपके पास जो मनी है, आपके पास जो फाइनेंस है, उसे आप कितने बेहतर तरीके से, आप उसे कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और यही अप्रोच आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक फर्म के लिए, कंपनी के लिए सीखनी है अपने इस पर्टिकुलर सिलेबस में। तो जो डेफिनेशन है हमने समझ लिया, अपने पैसे को थ्योरेटिकली समझ लिया, अपने पैसे को बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज करना इज नोन एज व्हाट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो प्रॉपर डेफिनेशन देखो, 2 पार्ट में दे रखी है। एक इनिशियली, ठीक है, मॉड्यूल से हम बेसिकली अपना कवर करेंगे, स्पेशली थ्योरी पार्ट जो है, इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिकल कंटेंट जब आगे आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल कंटेंट हमारे मॉड्यूल में जो इंस्टीट्यूट में आया है थोड़ा सा, कई पॉइंट्स पे थोड़ा सा कम है, जैसे रिस्क एंड रिटर्न में थोड़ा सा कम है, इसके अलावा सीएफएस फाइनेंस जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा कम है, डिविडेंड में थोड़ा कम है, तो वहां पर मैंने अपना भी कुछ कंटेंट ऐड करा है। अदरवाइज थ्योरी पर हम टिके रहेंगे अपने मॉड्यूल वाले पे। तो मॉड्यूल में इनिशियली जो सबसे पहली डेफिनेशन है जो दी गई है हमें, वो बड़ी सिंपल और सभी के लिए है, वो किसी कंपनी को फोकस नहीं करने का बात कर रहा, आम जनता को भी बात कर रहा है, ठीक है, कि ये क्या है? साइंस ऑफ मनी है। मतलब इसमें हम बेसिकली कई तरीके, कई मेथड्स पढ़ते हैं जो हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है, किसको? हमारे पैसे को। अभी जैसे बात करी मैंने, अपने मनी को कैसे कंट्रोल करें, उसे समझें और उसे सबसे अच्छे तरीके से यूज करें। यूज करें मतलब एडमिनिस्ट्रेट करें, ताकि ऑब्वियसली हम उससे, वही वाला इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट आ गया कि जो भी आपके पास रिसोर्स है, जो भी आपके पास मनी है, उसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना। ओके, इसी डेफिनेशन को, अच्छा इसमें कई सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के, बजटिंग, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, तो ये तो हमारा सिलेबस रहेगा। हाँ, अब इसी चीज को हमने जब सीधी सी बात नजर डाली कि सर ये डेफिनेशन तो नॉर्मल सी हो गई है ना, कि भाई अपने मनी को, अपने जो भी हमने सेव करा, उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करना और यूज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ये हर एक के लिए हो गया। आपने जो एमटीपी खरीदा उसके लिए भी हो गया, आपने जो शेयर्स खरीदे उसके लिए भी हो गया, और कल को कंपनी अपना फाइनेंशियल प्लान बनाती है तो उसके लिए भी हो गया।
अगर हम एक कंपनी को फोकस करें तो डेफिनेशन क्या बन के आएगी, ठीक है। तो बुक में हमारे जो वैन हॉर्न साहब हैं उनकी डेफिनेशन दी गई है, बहुत अच्छे राइटर हैं, थिंकर हैं, और काफ़ी अच्छी बुक है इनकी, और इनकी कई सारी डेफिनेशन में अपने कंटेंट में भी यूज़ करता हूँ। तो उनकी बड़ी सिंपल सी बढ़िया सी डेफिनेशन हमारी यहाँ पे दी गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल्स इन माइंड। अब सम ओवरऑल गोल्स विद इन माइंड क्या होगा? अगर एक कंपनी की बात करें, भैया प्रॉफिट बढ़िया कमाना है और ग्रो करना है, हमें लगातार ग्रो करना है, बराबर। वो कैसे होगा? जब आप अपने बिजनेस को चलाओगे। बिजनेस कैसे चलेगा? आपकी एसेट से चलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट से चलेगा। और वो एसेट्स और वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे भी होनी चाहिए? नहीं, बढ़िया होनी चाहिए, सोच समझ के अच्छी होनी चाहिए। तो वही बोला गया है, एक्वायर करना, ठीक है, एसेट्स को, अपने अच्छी एसेट्स को, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को बिजनेस में लेकर आना। फाइनेंस, जितने वो पड़ी उस पैसे को मैनेज करना, चाहे लोन से चाहे इक्विटी शेयर से। एंड मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स, खरीद ली, मनी अरेंज हो गया, अब उसको यूज तो करो, अच्छे तरीके से यूटिलाइज तो करो। उसको यूटिलाइज करने के लिए वर्किंग कैपिटल जैसे हम बात करते हैं ना, उसको मैनेज करना, दैट इज व्हाट आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक और सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजेरियल एक्टिविटी। फीचर आ गया, ऑब्वियसली मैनेजर का काम होगा, हर किसी के बस का बात नहीं है, एक प्रोफेशनल नॉलेज। अब आप कल को सीएमए बनेंगे, ओके, और एक कोई बच्चा अभी 12th पास होकर आया है, ठीक है, एक बच्चे ने खाली ग्रेजुएशन करी है, तो आपको बैठाया जाए और उस सिंपल ग्रेजुएट को बैठाया जाए, कौन बेहतर फाइनेंशियल एनालिसिस दे पाएगा? ठीक है, ऑब्वियसली सर कि हम दे पाएंगे, कॉन्फिडेंस रहना। क्यों सर? हमने बहुत सारे जो तमाम फैक्टर्स जो ग्रेजुएशन की स्टडी तक एकेडमिकली नहीं होते, वो चीजें हमने पढ़ी है। तो ये एक अच्छे लेवल की एक्टिविटी है, बराबर। और इसका कंसर्न क्या होता है? वही दो, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक। प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक किसका? मनी भाई, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ओके, मनी भाई का हमें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना है, ठीक है। इसके अलावा आगे मैं आपको इसकी एक और डेफिनेशन मैं आगे बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसको, एस्पेक्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप के साथ। अगर मैं एस्पेक्ट्स की बात करूं तो पहलू, इसका मीनिंग क्या होता है? पहलू। हमने बोल तो दिया कि सर फाइनेंस, अभी तक की डेफिनेशन के हिसाब से कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग हमें समझ में आया, आपने बता दिया पैसे को मैनेज करना है, ओके, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके टुकड़े तो करो, ये सब होता कैसे कैसे है। डेफिनेशन में हमने समझ लिया, आपने सर एसेट्स की बात करी, मनी को लाने की बात करी, तो थोड़ा चलो उसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ओके, जो कह सकते हैं पिलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तिपाही है, तिपाही, तिपाही जानते हैं ना, ठीक है, कि भाई एक टेबल है जो 3 स्टैंड पे खड़ी है। नॉर्मली कुर्सी में जैसे 4 होते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बोल सकते हैं कि 3 है, ये तिपाही है। और इन तिपाही में से एक भी स्टैंड अगर चला गया तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चला गया। ये 3 मेजर पिलर बेसिकली हमारे कौन से होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? 3 हमारे। सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, फिर हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, डिविडेंड, ओके, ये है पहले और ये है बाद में, ठीक है। अगर आप पीडीएफ ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो नोट कर ली है, बाकी चीजें आपने जैसे, तो प्लीज इनको साथ साथ लिखते भी रहिएगा, पहले और बाद में, ठीक है। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको बहुत ज्यादा ओवरथिंक और बिल्कुल एकदम कॉर्पोरेट वे में सही डिसीजन लेने पड़ते हैं, ज्यादा फोकस रखना पड़ता है, अटेंशन रखनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल के बारे में, इन दोनों के बारे में। क्योंकि अगर ये दोनों सही हैं तो ये अपने आप सही हो जाएगा, यहां पर इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती, ओके। ये है क्या क्या, देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा चलो ठीक है, कल को आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने डिसाइड करा कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, कुछ भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो किस चीज का करोगे, चलो बोलो।
तो आपको याद होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम काफ़ी सारे सीएमए फाउंडेशन में हम कई सारे एग्जांपल लेते थे इकोनॉमिक्स में कि हमने चाय की दुकान शुरू करी, ठीक है, हमने वो पकौड़ों वाली दुकान शुरू करी, वट कुछ भी है, हमने अपना एक शर्ट बनाने का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करा, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते, तो उसमें से कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। चलो शर्ट वाला समझ लेते कि हमने अपना फैब्रिकेशन का एक जो बिजनेस है वो स्टार्ट करा। तो फैब्रिकेशन का काम है आपको शर्ट्स, टी शर्ट्स, आपके पैंट्स वगैरह, ये सब ब्लेजर्स वगैरह बनाने हैं, ओके। तो दैट्स द बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपको दिख रही है, ओके। अब जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी कि इस बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है, हाउ मच मनी वी नीड, ठीक है। अदर इथिकल रीजंस को हम साइड रखते हैं कि हाँ हमें पता है बिजनेस कैसे होता है, ओके, ये वाला इसकी नॉलेज हमें है, लेकिन सबसे पहले अगर हम मनी के टर्म में जाएं, सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ता है कि भैया पैसा कितना चाहिए, ओके। तो पैसा कितना चाहिए आप कैसे डिसाइड करते हो? यार मुझे कितनी स्पेस लगेगी, अगर मुझे फैक्ट्री डालनी है कितनी स्पेस लगेगी, ओके। मुझे कितनी मशीन्स चाहिए होंगी फैब्रिकेशन की। अच्छा, खाली कपड़ा आ जाएगा और सिल जाएगा ये नहीं होगा, वो प्रेस भी करनी पड़ेगी, प्रेसिंग मशीन्स मुझे चाहिएगी, ओके। मुझे अपने शर्ट्स को, अपने टी शर्ट्स को पैक करना होगा, पैकिंग मशीन्स मुझे चाहिएगी, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए वी नीड लेबर एज वेल, तो कितने लेबर मुझे चाहिए, ओके। तो इन सब चीजों को प्लान करके आप अंदाजा लगाते हो कि यार मुझे कितनी एसेट्स चाहिए, मुझे अपनी वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, और फिर आप फाइनली पहुंचते हो, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यार 10 लाख रुपए मुझे चाहिए। तो दोस्तों ये जो एस्टिमेशन आपने करा ना कि मुझे कितनी एसेट्स चाहिए, कितनी फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, कितनी मुझे वर्किंग लेबर, रॉ मटेरियल, बिजली का बिल होगा ना, उसे मैनेज करने के लिए मेरे हाथ में रेडी कैश कितना रहना चाहिए हमेशा, इन सब की थोड़ी लिखा पढ़ी करोगे, और इसी चीज को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। साथ ही जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिजनेस से पहले नहीं होता, हमेशा ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, ओके। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आप एसेट्स लेके आ गए, अभी सही से परफॉर्म करनी है नहीं कर रही, हमने एबीसी कंपनी की मशीन खरीदी, यार ये तो दिक्कत दे रही है, ये बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, पीक्यूआर की लेके आओ। ऑल दीज डिसीजंस आर नोन एज व्हाट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो सीधी सी बात, हमें बिजनेस को चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए उनको मॉनिटर करना, उनको इवेलुएट करना, पता लगाना, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहां पर हम बात करते हो किसकी? एसेट्स की। ये एसेट साइड हो गई, ये क्या हो गई? ये हमारी एसेट साइड हो गई। एसेट तो डिसाइड कर ली, अब पैसा कहां से लेकर आओगे? मनी भाई कहां से लेकर आओगे? सर 10 लाख रुपए, यार इसमें तो ज्यादा हो गए, यार मेरे पास तो खाली 4 लाख रुपए पड़े, 4 लाख रुपए पड़े, बिजनेस में 10 लाख चाहिए, बिजनेस फिर रहने दे, कैंसिल कर दें क्या? नहीं, इतना सोचा समझा है, बिजनेस तो चालू बनता है। तो आपने डिसीजन लिया कि यार चलो मैं 3 लाख रुपए लोन पे उठा लूंगा, मैं 2 लाख रुपए दोस्त से ले लूंगा, मैं 1 लाख रुपए पापा से ले लूंगा, 4 लाख रुपए मेरे पास हैं, ठीक है, बराबर, सीधी सी बात है, और जोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी एक कंपनी भी डिसाइड करती है कि भाई मुझे इक्विटी शेयर्स इतने इशू करने पड़ेंगे, हो सकता है मुझे कुछ डिबेंचर्स कंपनी के इशू करने पड़े, हो सकता है बैंक से कुछ लोन लेना पड़े, बॉन्ड्स इशू करने पड़े। ऑल दीज आर नोन एज व्हाट? फाइनेंसिंग डिसीजन। यार कभी त्योहार पे, आप सीधी सी बात है, त्योहार पे कभी भी गए हो रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, इस तरीके से, और वहां आपको पसंद आया कि ये आज हम अपने घर के लिए फोन ले रहे हैं, या हम क्या नाम है, कुछ टीवी ले रहे हैं, या कुछ रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, और जब आप लेते हो तो वहीं पे वो बजाज फाइनेंस वाले बैठे रहते हैं, रिलायंस फाइनेंस वाले बैठे रहते हैं कि ठीक है अक्सर ये फाइनेंस भी हो जाएगा, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, वो फाइनेंस भी हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दे आर अरेंजिंग मनी फॉर यू, कि भाई सर एक काम करिए, ये आप 40,000 का रेफ्रिजरेटर ले रहे हो, अरे ये 70,000 वाला बड़ा बढ़िया भाई साहब, ये एकदम ये चुटकी बजाते ही बर्फ जमा देता है, बड़ा बढ़िया, ये ले लो। आप पैसे की कमी है, कोई बात नहीं, फाइनेंस हो जाएगा, ये वर्ड निकलता है ना, दैट इज व्हाट अरेंजिंग द मनी। सो दैट्स फॉर द कंपनी एज वेल, ओके। फाइनेंशियल डिसीजन क्या है कि आपको कंपनी में पैसा कहां से आएगा, इसका सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है। डेट एंड इक्विटी, इक्विटी शेयर, हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कितने इशू होंगे, उधार पे कितना उठाना पड़ेगा, डेट, डिबेंचर हो गया, आपका बॉन्ड हो गया, लोन हो गया, एक कॉम्बिनेशन बनाना, और इस रिस्क को एनालाइज करना। कल को ऐसा ना हो कि हमने डेट, उधार पे पैसा बहुत उठा लिया, या फिर ऐसा ना हो कि इक्विटी पे बहुत ज्यादा उठा दिया तो टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा है। ये चीजें आप समझेंगे धीरे धीरे जब सिलेबस आएगा हमारा।
तो कहने का मतलब जो दो मेन एस्पेक्ट होते हैं, मेजर इनिशियल एस्पेक्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल। पैसा कितना चाहिए इन्वेस्टमेंट, पैसा कहां से आएगा फाइनेंशियल। ओके, ये दोनों चीजें अगर आपने अच्छे तरीके से मैनेज कर ली, अरेंज कर ली, मॉनिटर कर ली, तो प्रॉफिट बना लिया, पैसा बना लिया। पैसा बनाने के बाद पैसे का क्या करना है, पैसा बना लिया से मतलब प्रॉफिट बना लिया, एक अच्छी अर्निंग आपने कंपनी के लिए जनरेट कर ली। तो इतना करने के बाद अब क्या करना है, तो फिर उसके बाद जो मैंने बोला ना बाद में, ये बात की बात है। ओके, होता ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये है कि पहले इन दोनों को ठीक करोगे तो ये ठीक होगा। तो पैसा कमा लिया, अर्निंग कर ली, अब इसमें से कितना डिविडेंड हमें बांट देना चाहिए। आपके कितने 6 लाख रुपए थे जो आपने बाहर से उठाए थे, 4 लाख तो खुद के पास थे, 1 लाख आपने पापा से लिए थे, 2 लाख आपने अपने दोस्त से लिए थे, 3 लाख रुपए जो आपने बैंक से लोन लिया था। अब प्रॉफिट बनाया, अर्निंग बनाई, चुकाना है कि नहीं चुकाना, बैंक का कितना चुका दें आज 3 लाख में से, अपने दोस्त का कितना चुका दें, पापा तो चलो घर के ही हैं, थोड़ा बाद में दे देंगे, है ना, पहले बैंक चुकाए या दोस्त को चुकाए, ये डिसीजंस आप लेते हो, बराबर। दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, काइंड ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर वर्ड, क्योंकि हम तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो बेटर वर्ड डिविडेंड यूज करना है। ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, दोस्त मांग रहा पैसे 1 लाख रुपए, यार चाहिए मेरे को अर्जेंटली, मैंने उसको बोला भाई देख मैंने तेरे पैसे कमा लिए हैं, तूने मेरे को 2 लाख दिए थे, तो अभी 1 लाख मांग रहा है, भाई मैंने तेरे पूरे 2 लाख रुपए कमा लिए उल्टे। लेकिन यार सुन, अभी क्या है, एक काम करते, एक छोटी सी फैक्ट्री में और डाल देता हूं ना, उस पैसे से छोटी सी फैक्ट्री और डाल देता हूं, तू एक काम कर उसमें हिस्सेदार बन जा। कहां 2 लाख रुपए के पीछे तू पड़ रहा है, महीने का 30-40 हजार रुपए कमाएगा, तुझे शक हो रहा है, आ मेरा बिजनेस देख किस तरह से चल रहा है। व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आपने दोस्त को 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया, कह रहा लेकिन आना यार, वी हैव द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल, ठीक है। तो यहां पे एक लंबे टाइम का डिसीजन लेना, ये इस तरह से कंपनी भी करती है। आपको मालूम है एमआरएफ का शेयर कितने का आज के टाइम पे, आज के टाइम पे एमआरएफ का शेयर 1,35,000 रुपए का है। मेरे पास कुछ शेयर्स हैं इसके, अब इससे जज मत करना कि सर के पास पैसा कितना है। सबसे महंगा शेयर एमआरएफ का आज के टाइम पे इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये डिविडेंड पता कितना देते हैं, पिछले मेरे उसमें 6 रुपए मिला है, एक शेयर पे 6 रुपए मेरे को मिला। सोचो अगर मैं 1,35 का शेयर खरीदता हूं तो मुझे 6 रुपए का एक क्वार्टर में, एक 3 महीने, हालांकि हर क्वार्टर में देते भी नहीं है डिविडेंड ये, ठीक है, फाइनली मान लो 6 रुपए का डिविडेंड मिला। अब ऑब्वियसली मुझे इतना रुपए लगा के अगर 6 रुपए मिलते हैं तो बेवकूफी कहेगा ना कोई। वो इसलिए मिलता है 6 रुपए कि कंपनी जो है जब भी कुछ कमाती है तो सारा बांट नहीं देती, ज्यादातर वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। शेयर होल्डर को कहते हैं कि भाई हम अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस का, धंधे का, तो वहां से आपको रिटर्न मिलता रहेगा, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो परेशान नहीं होना। तो ये डिसीजन बेसिकली सारे के सारे एक कंपनी को लेने पड़ते हैं। सो द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग, और आपका डिविडेंड डिसीजन। ओके, मेन जो हमने बोला, जैसे मैंने एस्पेक्ट्स की बात करी, पहलू की बात करी, एक पहल की बात करी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो इनिशियली एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फोकस करती है किस पे, हमारे 2 डिसीजन पर, दैट इज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इस पर जरा एक बारी डिटेल में बात करते हैं, टेबल हमारी बनी हुई है, ओके, और जो हमने डिस्कस करा अभी वही सारे पॉइंट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अरे दो कॉलम्स की देखिएगा, 2 कॉलम्स की देखिएगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, दैट इज व्हाट आपका, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ ये लो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आएगा, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, जैसे मैंने बताया। और ये पैसा यूटिलाइज कैसे होगा, किन किन एसेट्स में लगाया जाएगा, दैट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अच्छा, कोई प्रोसेस नहीं है कि सर यही पहले होगा या यही बाद में होगा, नहीं, पहले ये भी हो सकता है, पहले बाद में भी हो सकता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैसे वो देखो, मतलब समझ गए। फाइनेंसिंग में पैसा आप कहां से लाओगे, इक्विटी से लाओगे, लोन से लाओगे, छोटे टाइम के लिए आप बैंक से लोन लोगे, छोटा मोटा वर्किंग कैपिटल लोन लोगे, तो इट इज ऑल योर डिसीजन, वो कंपनी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टिंग में क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या काम करते हो, पैसा हमें कहां लगाना है, हमें टॉप एसेट्स पे, फिक्स्ड एसेट्स में कितना लगाना है, हमें अपनी करंट एसेट्स के लिए कितना बचा के रखना है। जब भी
एक पर्टिकुलर बिजनेस मैनेज होता है या घर भी मैनेज होता है, सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर दिया जाता, कुछ अपने पास रखना चाहिए रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। कोई इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई, उसके लिए कुछ कैश मैनेज करके चलना पड़ता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो ये बैलेंसिंग भी आप प्रॉपरली सीखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली अगर हम बात करें तो जब हम फाइनेंसिंग करते हैं, पैसा हमने बाहर से इक्विटी से उठाया, इक्विटी शेयर इशू करें मतलब, तो उनको भविष्य में डिविडेंड देना पड़ेगा, हमें उन्हें रिटर्न अच्छा देना पड़ेगा। कल को हमने बैंक से लोन उठाया या डिबेंचर इशू करें, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कौन सा सही है, ज्यादा डेट इशू करें, ज्यादा बैंक से लोन ले, या फिर इक्विटी पर निर्भर रहें? दोनों में रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। डेट इक्विटी रेशियो आपके सिलेबस में होगा, लेकिन ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये मैनेज करना, रिस्क को, उसकी कॉस्ट को मैनेज करना। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें, आप एसेट्स जब खरीद रहे हो, कोई भी एसेट्स, कैपिटल बजटिंग हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा हमारे सिलेबस का। अगर आपको कल एक कैलकुलेटर लेकर आना है, यू नीड अ कैलकुलेटर फॉर योर स्टडी, आप शॉप पर जाकर आंख बंद करके कोई भी कैलकुलेटर नहीं खरीद के ले आते। उससे दो सवाल पूछते हो कि भैया कौन सी कंपनी का बेहतर होता है, कितना चलता है, बैटरी लाइफ कितनी है, कितने स्टेप्स है, 150 120 स्टेप्स, कितने स्टेप्स हैं, पूछते हो ना। दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 500 रुपए भी खर्च कर रहे हो तो सोच समझ के खर्च कर रहे हो। तो वही किस तरीके की एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके। और दोनों तरफ अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, यहां पर पैसा उठाया है, पैसा उठाया है बाहर से, है ना, उसकी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। बैंक के सामने अरे भैया 9% तुम ज्यादा बोल रहे हो ब्याज, इसको 8 करो, 7.5 करो, 7 करो, कोशिश करते हो कि पैसा बाहर से उठा रहे हो तो कम उसके बदले इंटरेस्ट देना पड़े। और यहां पर इस तरफ क्या कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, बनाया है, कमाना है, तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो कमाओ ज्यादा से ज्यादा और कॉस्ट करो मिनिमाइज, दैट्स द सिंपल बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, ओके। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके सिलेबस में आएंगी बच्चे। सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से लेके आए, फाइनेंस मिक्स, डेट इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन बनाए, ये सिंपल सी चीज होगी, ओके। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी चीजें दोस्तों इस पर्टिकुलर पहले पार्ट में, पहले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सारे एग्जाम्पल्स इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, उनको लिखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। इमीडिएटली आपके सामने डेफिनेशंस हैं, मुझे एक बार पढ़ूं मुझे याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि एक बार पढ़ा हमने और हमें समझ आ गया। द थिंग इज कि जो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कोऑर्डिनेट कर लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, और टाइमली बेसिस पर। ये मैं सिर्फ पहले चैप्टर की थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, पहला चैप्टर हमारा ये वाला रहेगा, थ्योरी रहेगा। मॉड्यूल 2 तो हमारा पूरा का पूरा थ्योरी है। इसके बाद मॉड्यूल 4 जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसका भी पहला, सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो भी थ्योरी है। तो हर पर्टिकुलर मॉड्यूल में कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा। तो थ्योरी हमें एकदम से पढ़ने पर आएगी ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी मेन क्लासेस में भी यही सलाह देता हूं कि चैप्टर को देख लेना, बस ओवरव्यू कर लेना थ्योरी वाले सेक्शन को, और टाइम टाइम पर जब रिवाइज करोगे तब आपको धीरे धीरे थ्योरी पूरी समझ आ जाएगी, ठीक है। हाँ, यह है कि प्रैक्टिकल को सीरियसली इनिशियली लेके चलना पड़ेगा। बहरहाल ऐसे ही जरा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। एक तरफ अगर आप देख रहे हैं तो एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दोनों ही आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। एक जगह तो ये आ जाएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अच्छा है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को आप एक अच्छी नजर से देखोगे या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को आप अच्छी नजर से देखोगे, ओके। तो अच्छा बुरा, ये बेहतर वो बेहतर तो लगा रहेगा, लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दे बोथ आर ऑब्जेक्टिव। ये दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। कल को हम अपने निष्कर्ष पे पहुंचे, फॉर एग्जाम्पल कि सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अच्छा होता है, तो कल से आप ये नहीं कहोगे कि नहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ऑब्जेक्टिव हटा ही दो, ओके, ये हमें रखना ही नहीं है, हम वेल्थ पे फोकस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। ये इनिशियल स्टेप है, ये पहले है, ये पहला स्टेप है पहले, और ये फिर बाद में। फोकस दोनों पे रहेगा, पहले बाद में, पहले बाद में
दोनों में फोकस रहेगा। एग्जाम्पल देखो, बड़ा सिंपल सा, आपने दुकान खोली कोई भी, ठीक है, आपने बिजनेस करा, आपने इसी कैलकुलेटर का बिजनेस करा, ओके। ये कैलकुलेटर आप बना रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। ये कैलकुलेटर, ये यूनिट जो है, मैं यहां पे यूनिट लिख देता हूं, ये यूनिट आपने बनाई, मान लीजिए कॉस्ट मैंने यहां पे लिखी 220 रुपए, है ना। अपने रिसोर्सेज आपने लगाए और इसमें जो भी कुछ पैसा वैसा आपने लगाया, इसकी मशीन लगी, लेबर लगा, प्लास्टिक लगी, इसके अंदर जो क्या मतलब सॉफ्टवेयर जो भी डलता होगा, ठीक है बारीकी हमें क्या पता, तो कुछ भी जो करा 220 रुपए में आपका कैलकुलेटर बनकर तैयार हो गया, ओके। आपने इसको बेचा, सेल करी आपने इसकी, ये सेल आपने करी मान लीजिए 350 रुपए की, तो आपने प्रॉफिट बनाया कितना, 130 रुपए, ठीक है, 130 रुपए। और फिर आगे चल के आप अगला बनाओगे, फिर उससे अगला बनाओगे, तो हर बार आप कोशिश करते हो कि यार कॉस्ट मेरी थोड़ी सी कम हो जाए, है ना, कॉस्ट मेरी थोड़ी सी कम हो जाए, रॉ मटेरियल सस्ता पड़ जाए, क्वालिटी फिर भी मेंटेन हो जाए, अलग अलग डिसीजन आप लेते हो। तो कुल मिला के आपने प्रॉफिट बनाया एंड यू आर सक्सीडेड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगली यूनिट बना रहे हो, उस पर भी 130 रुपए का प्रॉफिट, अगली यूनिट बनाई उस पर 135 का हो गया, अगली यूनिट बनाई उस पर 140 का हो गया। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद क्या करोगे, सर 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 पहले से शुरू करते हैं, पहले से शुरू करते हैं, इसी वाले से शुरू करते हैं। मेरे पास 350 रुपए आए, मेरे पास 350 रुपए आए, अरे सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ, मेरे पास 350 रुपए आए, 130 रुपए मैंने कमाए। मैंने क्या करा, इस 350 में से 220 रुपए वापस मैं बिजनेस में ले आया। क्यों, अगला कैलकुलेटर बनाना या अगला लॉट बनाना है, और इसमें से ये 130 रुपए मैं घर ले गया, मैंने पार्टी शार्टी करी, मैंने अपने समोसे वमोसे मंगाए, खिलाए खूब, है ना, ऐसा करा। अच्छा, फिर ये 220 वाला फिर 350 में बेचा, सर फिर इसमें से 130 रुपए मैं घर ले गया, पार्टी शार्टी करी, और उसके बाद 220 रुपए आप जो है बिजनेस में ले आए, भाई अगला कैलकुलेटर बनाना है ना। तो जो जो प्रॉफिट होता जा रहा है उसको उठाते जा रहे हो, घर जा रहे हो, और अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हो, ओके। ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, बिजनेस चलाने वाला जाने उसकी मेंटेलिटी क्या है, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ जो ये एग्जाम्पल हमने लिया, इस एग्जाम्पल में दोस्तों आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पूरे अच्छे तरीके से निभा रहे हो, प्रॉफिट लगातार बनाया हुआ है, प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर रहे हो, घर जाते हुए 130 बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन यहां पर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को पूरे तरीके से भूल चुके हो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नमस्ते कह दिया आपने कि छोड़ यार, यहां तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्यों, बिजनेस वहीं का वहीं एक यूनिट पर टिका हुआ है। व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आपने यहां पर इसको हटा देते हैं, ओके। 130 रुपए बनाए थे, एक 150 का सामान बेचा था, ठीक है, 150 का सामान बेचा था, आपने क्या करा, इसमें से 220 तो बिजनेस में लेकर आए थे, प्रॉफिट कितना था 130, सर इस 130 में से 70 वापस से ले आओ बिजनेस में, खींच दिया। घर हम सिर्फ 60 ले गए, घर हम सिर्फ 60 रुपए ले गए। अब ध्यान दो, जब ये 70 रुपए आपके बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट हुए, नाउ यू हैव मोर फाइनेंस इन द बिजनेस, यू हैव मोर कैपिटल इन द बिजनेस। नतीजा ये निकल के आ गया, अब आप बेहतर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो अपने, अब पैसा आपके पास ज्यादा है तो किसी और को ऑर्डर दे सकते हो, रॉ मटेरियल वाले को, कि यार हम पहले ना एक ही यूनिट बनाते थे तो सामान थोड़ा हमें कम लगता था, आप तो बहुत बड़े सप्लायर हो, अब हम आपसे ज्यादा सामान बल्क में खरीद लेंगे, तो थोड़ा रॉ मटेरियल का दाम सस्ता कर देना ना। मम्मी सबसे पहली फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसने सिखाई, मम्मी ने, ये इस काम की, ये जो है मार्केट, बचपन में गए हो मम्मी के साथ, मम्मी ने बोला कि प्याज कैसे दिए, दुकानदार बोलता है जी मैडम जी 25 रुपए किलो, बोलता है ना, अरे यार बहुत महंगा बोल रहा है, सही से बता, नहीं मैडम जी सही है, अच्छा सुन 20 रुपए किलो लगा ले, 2 किलो ले लूंगी, है ना। तो 25 के हिसाब से 2 किलो बनते 50 के,
और दुकानदार मान गया तो 40 में सौदा तय हो गया। तो बल्क में खरीदने पर आपका 10 रुपया बच गया। सेम चीज बिजनेस में, बल्क में ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर दी तो कल को वो रॉ मटेरियल वाला दाम भी सस्ते लगा देगा। ये बल्क क्वालिटी, बल्क ऑर्डर देने का कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया? ये आया ना यार उठ के, ये आया ना उठ के 70 रुपए वहां से। आपको लग रहा 70 भी यार कम रह गए, अरे उठाओ यार, अभी 130 पड़े, 90 उठा लो, घर 40, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे। दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहां पर अब 2 यूनिट बना दी, यहां पे आपने 2 यूनिट बना दी। मान लो 80 रुपए उठाए, 90 रुपए उठाए, पहले 220 की बनी थी, अब 300 रुपए में बन गई 2 यूनिट। बेचो ना 350 के हिसाब से, 350 के हिसाब से 220 में बन गई, 300 में 2 यूनिट, नहीं 300 रुपए में दोनों बन गई, 300 रुपए में दोनों बन गई, तो 2 यूनिट बन गई, 300 रुपए में 2 यूनिट बन गई। अब क्योंकि बल्क में ऑर्डर कर दिया था, 150 रुपए की एक बनी। बेचो ना 700 रुपए, ये देखो, अरे भाई साहब 400 रुपए का प्रॉफिट सीधा, 400 रुपए का प्रॉफिट सीधा। अब देखो कहां आप 130 ले जा रहे थे घर पे और अब बिजनेस ने इतना कमा के दे दिया अगले रिटर्न पे। दैट इज व्हाट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कुल मिलाकर अगर आपको याद हो, मैंने मतलब इनिशियली 12th क्लास में पता नहीं आपको याद होगा नहीं, मैं एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बताता हूं बिजनेस का। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? दिस इज जीपीएस। उल्टा कर दो इसका, सर्वाइवल, सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। तो ये जो पहले 2 हैं ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट को लेकर, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन ये जो जी है यही होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस में पैसा और डाला, और ज्यादा यूनिट्स बनाई, बिजनेस में पैसा और डाला, हम सिर्फ कैलकुलेटर की बजाय कुछ और प्रोडक्ट भी बनाने लग गए इसके साथ साथ जो भी रिलेटेड है स्टडी वगैरह से, ठीक है, डिजिटल पेन बनाने लग गए, कुछ भी, क्लियर, बल्क ऑर्डर हमारे पास आने लग गए। तो ये क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बिजनेस में खाली प्रॉफिट बनकर आप उसको नमस्ते नहीं कह रहे, प्रॉफिट बनता जा रहा, निकालते जा रहे हो, बनता जा रहा, निकालते जा रहे हो। भाई 1 दुकान की 2 दुकान करो ना, 2 दुकान की 4 दुकान करो ना, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो चलिए वापस आते हैं। तो होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब इसकी जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है उसकी तरफ आते हैं। द बेसिक मोटिव, ठीक है ना, बेसिक, सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले है प्रॉफिट ही, वेल्थ बाद में भैया, लेकिन सबसे पहले जो सौदा लगाया है बिजनेस में उसको तो रिकवर करोगे ना। द बेसिक बिजनेस मोटिव इज प्रॉफिटेबिलिटी, so the finance manager have to take his decision in order to maximize the profit maximization is basic and long term objective, but इसकी मेजरमेंट शॉर्ट टर्म बेसिस पर होती है, शॉर्ट टर्म बेसिस पर होती है। प्रॉफिट तो हमें सालों साल कमाना है, लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारी कंपनीज होती हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर हर 3 महीने में अपनी स्टेटमेंट देती है ना कि इस क्वार्टर में हमने इतना कमाया, इस क्वार्टर में इतना कमाया, ठीक है, क्वार्टर 3 महीने का पीरियड जो हमारा होता है बेसिकली। तो ये चीज क्या है कि मेजरमेंट शॉर्ट टर्म बेसिस पे होती है, कमाना सदा के लिए, लेकिन रिपोर्टिंग छोटे छोटे टाइम के लिए। वेल्थ के लिए अगर हम बात करें, वैल्यू ऑफ फर्म हमें बढ़ानी होती है। वैल्यू ऑफ फर्म पे मैं भी आऊंगा, वैल्यू ऑफ फर्म पे मैं भी आऊंगा। और वैल्यू ऑफ फर्म, आप सिंपल सी बात याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ फर्म आप निकालना सीखेंगे। मॉड्यूल 7 में इसको लेकर अच्छी खासी डिस्कशन है, मॉड्यूल 7 में आएगा, लेकिन अभी हिंट दे देता हूं मैं आपको। वैल्यू ऑफ फर्म, सिंपल सी बात, अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं बात करूं, जब कंपनी के शेयर का प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ता है ना, जब बढ़ता है ना, तो उसे बोला जाता है आपका कि वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे बढ़ती है? एग्जाम्पल देखो जो मैंने आपका दूसरा वाला जो भी एग्जाम्पल आपका लिया था। पहले आप, सीधी सी बात है कि देख रहे थे कि आपने एक कैलकुलेटर बनाया, उसका 130 रुपया बनाया, निकाल के घर ले गए, फिर एक कैलकुलेटर और बनाया, 130 रुपए कमा के घर ले गए। ये चीज जब कोई एक एनालिस्ट, एक फाइनेंसर देखेगा, वो कहेगा कि यार ठीक है, प्रॉफिट बना रहा है बंदा, ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर रहा, बढ़ा नहीं रहा, वही एक बैच पे, एक यूनिट पे डिपेंडेंट है। कल को कोई कंपटीटर आ गया मान लो, तो इसकी तो सेल एकदम से धड़ाम से हो जाएगी। ये 220 का बना के बेच रहा है, कल को आ गया 180 में, 150 में बनाने वाला, ये तो धड़ाम से गिरेगा। तो इसमें रिस्क क्या है? ज्यादा है, तो इस पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब मार्केट में ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल था,
you invest some more in the money, in the business money, you invest some more money in the business. तो भाई ठीक है, इसका बैच साइज बढ़ेगा, क्वांटिटीज की बढ़ेगी, आपने पैसा और लगाया, एडवर्टीजमेंट पे आप पैसा खर्च करने लगोगे, पब्लिकली दिखने लग जाओगे। ओके, आपने पैसा, जैसे मैंने बोला कि रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कल को आप बाजार में 350 का, भाई अपनी कॉस्ट 220 से आप 150 पे ले गए, 70 रुपए बच रहे हैं ना, तो मार्केट कैपिटलाइज करने के लिए 350 का सामान 330 पे बेच दोगे कि चलो कस्टमर और बनाए, वॉल्यूम बढ़ेगा। इन सब चीजों से क्या होता है कि लोगों का आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, लोग आप पर पैसा लगाने को तैयार होते हैं। और जब ये सिनेरियोज होते हैं ना कंपनी के कि यार इनका प्रोडक्शन अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, फोन में लेकर आया नहीं, ले तो कुछ फैक्ट्स में आपको दिखाता मनी कंट्रोल पे किस तरह से कंपनीज को चेक करा जाता है। बहरहाल ठीक है कि इनके बिजनेस के वॉल्यूम्स अच्छे हैं, इनके प्रॉफिट्स बरकरार हैं, प्राइस कम करने के बावजूद भी इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स की परसेंटेज बरकरार है, तो पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। वो भरोसा रखते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, बराबर। तो ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये होता है वैल्यू ऑफ फर्म। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे बनती है, ये सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों हमारा यहां पर है, मैं आपको लिखा देता हूं यहां पे भी, देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों का नोट मैंने दे रखा है, लेकिन वेल्थ का मैं पहले बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या आ गया आपका, अर्निंग, कितना पैसा आप लगातार बना रहे हो। तो जब एक कैलकुलेटर बना रहे थे 120 कमाया था, 2 कैलकुलेटर में 400 पे पहुंच गए थे, 400 पहुंच गया था, कितना रेवेन्यू पहुंच गया था हमारा, 400 पे पहुंच गया था, ठीक है, तो अर्निंग्स। ओके, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन रेट। ये कैपिटलाइजेशन रेट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हम मॉड्यूल 4 में पढ़ेंगे, मॉड्यूल 4 में पढ़ेंगे, वहां पर हमारा रहेगा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीओसी, है ना, सही है, बढ़िया, सीओसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये होगा, तो तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए भी समझिए कि कैपिटलाइजेशन रेट इज व्हाट, कि इस रेट पर कंपनी को पैसा बनाना पड़ेगा, इतना रेट पर तो पैसा बनाना चाहिए। इट्स अ बेंचमार्क, जैसे आपके लिए पासिंग परसेंटेज होती है ना कि भैया 50% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, ऐसी कंपनी के लिए होता है कि कम से कम इतना तो बनाना ही बनाना है, दैट इज कैपिटलाइजेशन रेट। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकल जाती है, जब आप वो आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, बेसिकली जब अर्निंग को आप ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वैल्यू ऑफ फर्म जो है बेसिकली मिल जाती है। हालांकि इसका सिंपल सा वाला फॉर्मूला, जो बेहतर फॉर्मूला मैं अभी लिख देता हूं, अभी इन चीजों में कॉम्प्लिकेट मत करना अपने आप को, मैंने बोला ये कुछ जो फॉर्मूलाज हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ आएंगे। वैल्यू ऑफ फर्म का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, इसको चाहे तो फिलहाल अभी साइड रखिएगा, ठीक है। हाँ, ऊपर जरा दोनों के बारे में पढ़ लेते हो। दैट्स द स्टोरी फॉर प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन। और जो आपने पढ़ा अभी, जो मैंने आपको समझाया, वही सारी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं दोनों के बारे में। आपको सिर्फ एक बार रीडिंग करनी होगी। शॉर्ट टर्म बेसिस पर हम फोकस करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखना, इसे इंपॉर्टेंस देना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। कल को जो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हो ना, अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हो, उसको डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हो, वो बेसिकली इसी पर टिका हुआ है। पहले प्रॉफिट बनेगा तभी तो एक्सपेंशन होगा, तो इसीलिए जरूरी है, ठीक है। आजकल के टाइम पर फैक्टर पेमेंट्स, इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, आपके लेबर्स काम कर रहे हैं, आपने बैंक से लोन लिया है, उनकी इंस्टॉलमेंट और उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकाना है। इन सब के पैसे आप कहां से लेके आओगे जब तक आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और सीधी सी बात है, जिनका प्रॉफिट बनता है उन्हीं की इज्जत होती है, ठीक है। प्रॉफिट बनाओगे तो कल को आपकी वैल्यू रहेगी। भैया आप नंबर अच्छे लाओगे तो तभी तो पेरेंट्स खुश होंगे, वरना कैसे, है ना। और रिश्तेदारों का मुंह कैसे बंद करोगे, वो जरूरी है। तो दैट इज सोशल ऑब्लिगेशन। माँ बाप, आपके रिजल्ट से माँ बाप खुश हो, ये सेकेंडरी हो जाता है। रिश्तेदारों के मुंह बंद हो, है ना, तो वो ज्यादा बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन होता है। ओके तो अभी एक मैं इंस्टाग्राम पे एक रील भी देखी मैंने, बड़ी प्यारी। उसमें एक रिश्तेदार जो है वो अपने बच्चे को फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं कि क्या नाम है,
बेटा आपके कितने परसेंट आए, तो उधर से बच्चा बोलता है 95%। ठीक है, तो उधर से रिलेटिव कहता है कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है बेटा, खूब तरक्की करो। तो इधर से बच्चा कहता है सह लोगे क्या। तो बड़े छोटी सी रील है और बड़ी प्यारी लगती है कि ठीक है कि मैं सक्सेसफुल तो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अच्छा फील होगा नहीं होगा। दैट्स वाई दैट्स द मोर सोशल ऑब्लिगेशन। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और यस, मेजरमेंट इवेल्युएशन के लिए अभी ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे। जब एक कंपनी को हम एनालाइज करते हैं, उसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अर्निंग पर ही डिपेंड होती हैं, प्रॉफिट पर ही डिपेंड होती हैं। जैसे अर्निंग पर शेयर, ऐसे ही पीई रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो, ऐसे ही आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशो या डिविडेंड पे आउट रेशो। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉफिट पर ही डिपेंड करती हैं। तो कई सारे फंडामेंटल होते हैं, दैट्स वाई प्रॉफिट इज नेसेसरी। ओके, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, बट डिसएडवांटेजेस आर नॉट प्रॉपर डिसएडवांटेजेस। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। ठीक है, सिलेबस में है तो ठीक है, लिखा हुआ हम नजर डालेंगे, बट इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। जैसे होता है ना कि नतीजा नहीं निकल पाता, जैसे बोला गया कि प्रॉफिट इज वेग, तो कुछ थिंकर बोलेंगे नहीं वेग तो नहीं है यार। एक होता ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए आप किसी भी हद पे चले जाओ, अपने लेबर्स को एक्सप्लॉइट कर दो, ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा होने दो, लेकिन अपना प्रॉफिट होना चाहिए। तो इन दैट सेंस प्रॉफिट इज वेग। ओके, प्रॉफिट बनाने के लिए आपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो यू कैन से प्रॉफिट वेग इन दैट सिचुएशन ओनली, बट इट्स नॉट ऑलवेज वेग, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क इन्वॉल्व, हाँ ये हो सकता है। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपने प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाना चाहा, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहा तो आपने बाहर से पैसा ज्यादा उठाया, बाहर से पैसा ज्यादा उठाया तो इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत ज्यादा हो गई, तो ये हो सकता है। बट वंस अगेन ये हर सिचुएशन में नहीं होता, हर सिचुएशन में नहीं होता। ठीक है, कई बार इट इग्नोर्स अ टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स। तो टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न का मतलब, जैसे मैं कार की बात करूं, एक सिंपल सा एग्जांपल है, थोड़ा डेप्थ वाला हो जाएगा, पर देखिए समझिए। जैसे टाटा मोटर्स एक कंपनी है, टाटा मोटर्स ने अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में, ठीक है, अपनी सेल्स करी मान लीजिए 1,00,000 यूनिट्स। इन 3 महीने के ड्यूरेशन में टाटा मोटर्स ने अपनी 1,00,000 कारें बेची, बराबर। उसी साल का जो ये वाला क्वार्टर था, जो उसके बाद वाला क्वार्टर आया जनवरी से मार्च, इसमें इन्होंने 70,000 यूनिट्स बेची, 70,000 यूनिट्स जो हैं वो बेची। ठीक है, इस तरह से हमने एज्यूम कर लिया। अब इस चीज को पढ़ो, इट इग्नोर्स टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न। कौन सा क्वार्टर अच्छा है, जरा मैं आपसे पूछूं, आपके नजरिए से कौन सा क्वार्टर अच्छा है इन दोनों में से? सर हर कोई कहेगा अक्टूबर दिसंबर बढ़िया है, बट नहीं। जब आप इंडस्ट्री का पैटर्न समझोगे, आप कहोगे नहीं, जनवरी मार्च वाला भी बहुत बढ़िया है। रीजन बीइंग दोस्तों, इस ड्यूरेशन में नवरात्रिज आती हैं, बराबर। इस सीजन में दिवाली आती है। जब ईयर एंड होता है तो क्रिसमस के टाइम पर, न्यू ईयर के टाइम पर कंपनीज बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स निकालती है अपनी ईयर एंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। उस टाइम पर 1,00,000 यूनिट सेल हुई हैं कंपनी की। लेकिन जब अगला साल शुरू आया, नया साल आपका शुरू हुआ, उस टाइम पर क्योंकि ज्यादातर कंज्यूमर्स इस ड्यूरेशन का फायदा उठा चुके होते हैं, उसके बावजूद जनवरी मार्च में 70,000 की सेल उठाना एक अच्छा इंडिकेटर है। तो भले ही कहें कि भाई इस वाले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम आएगा, बट कंपनी की परफॉर्मेंस पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं ला सकता कि इन्होंने अच्छा नहीं करा। तो इस तरीके से प्रॉफिट हमेशा पैटर्न्स को नहीं समझ पाता। ठीक है, और शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पर ही ये बेसिकली फोकस करता है। तो इट्स, मैंने बोला ना कि दे आर मैटर ऑफ डिस्कशन, डिसएडवांटेजेस आर ऑलवेज मैटर ऑफ डिस्कशन। ओके, कि अच्छी बात भी है नहीं भी है, ठीक है, चलेगा। ऐसी अगर हम बात करें इसकी, क्या नाम है आपका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, सो इट इज क्वाइट द सिमिलर वन, लेकिन इसमें टेक्निकल टर्म्स ज्यादा आएंगी। उन टेक्निकल टर्म्स को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ज्यादा समझ आएगा। मैं सब पॉइंट को बता देता हूं। एडवांटेजेस क्या है, सारे फैक्टर्स को एक साथ कंसिडर करता है ये। तो जैसे कैश फ्लो, डिविडेंड, ईपीएस, डिविडेंड डिसीजन, यू हैव टू स्टडी दैट, ये सिलेबस का पार्ट होगा। डिविडेंड को लेकर रेगुलर डिविडेंड पे करा जाता है शेयर होल्डर्स को लगातार बेसिस पर, तो ये एक अच्छा डिसीजन होता है। एक कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड दे रही है, जैसे वेदांता, ठीक है, ये बड़ी अच्छी कंपनी है। इसके अलावा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम लगातार डिविडेंड देते हैं, अच्छी कंपनी है। कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती,
तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है नहीं है, तो ये जजमेंट वाली बात हो जाती है कि कौन सा बढ़िया है कौन सा बुरा है। तो ये वो वाली टर्म्स हैं जो अभी आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर कौन सा प्रेफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें आ जाएगा, रेट ऑफ अर्निंग, ओवरऑल वेल्थ। तो ये मेरी आपसे फॉर नाउ रिक्वेस्ट है, जस्ट ओवरव्यू द पॉइंट। अभी कंसेप्ट समझ लीजिएगा प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। वेल्थ में ज्यादा क्लैरिटी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगी जब आप सिलेबस अपना कवर करेंगे, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पे एक दोनों के बीच में डिफरेंस भी डाला है, हमारे मॉड्यूल में भी है, एक बार पढ़िएगा, ये आपको आ जाएगा समझ में जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जितने अंडरस्टैंडिंग, जितने डिस्कशन हमने दोस्तों अभी तक कर ली है ना, इसके आधार पर अब आप यहां पर आसानी से फंक्शंस ऑफ क्या काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अच्छे तरीके से जज कर सकते हो। मैंने अभी तक क्या बताया कि सर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट में हमें कितना पैसा चाहिए, ठीक है, हमें कितना पैसा चाहिए हम ये पता लगाते हैं। जब वो पैसा आ जाता है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, किस एसेट में लगाना है, फिक्स्ड में, वर्किंग कैपिटल की रखना, ये हम डिसाइड करते हैं। फाइनेंसिंग में हम ये देखते हैं कि भाई पैसा कहां से लेकर आए जहां से हमारा जो कॉस्ट है उस मनी की वो कम आए, हमें कम रिटर्न देना, कम इंटरेस्ट देना पड़े फॉर एग्जांपल। इसके अलावा सर हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, हमें कंपनी के वैल्यूज जो हैं, जो वैल्यू ऑफ फर्म है, जो वेल्थ है अपने स्टेक होल्डर्स की, उसको लगातार बढ़ाना है। कहानी मिल गई ना, यही फंक्शंस हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल एंड सोर्सेज ऑफ फंड ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ द कंपनी। इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में आप लिखेंगे, वेरी सिंपल, ये पॉइंट आ जाएगा। इसके अलावा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना पैसा डेट से लिया जाए, कितना पैसा इक्विटी से मैनेज करा जाए, है ना। होता क्या है, मैं आपको एक यहां पे ओवरव्यू देता हूं। डेट्स को ना हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, ओके। इनका जो रेट है ना वो लेस होता है, लेकिन ये कंपलसरी पेमेंट है, ये देनी पड़ती है। इक्विटी को डिविडेंड देना पड़ता है, या कह लीजिए उनका जो अर्निंग पर शेयर है हमें वो बढ़ानी पड़ती है। ये रेट हमेशा ज्यादा होता है, इससे ज्यादा ही होता है। शेयर होल्डर की उम्मीद होती है कि यार बाहर वालों से तो ज्यादा ही कमाए ना हम। इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, कंपनी के बेसिकली ओनर ही कहे जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। मेन स्टेक होल्डर वही होते हैं। यार बाहर वालों से ज्यादा कमा के दो ना हमको, उनसे बढ़िया कमा के दो। तो बट ये चॉइस होती है, प्रॉफिट बनाया तो देंगे, नहीं बना पाए तो हम नहीं दे पाएंगे। तो देखो ये कंपलसरी है, पर रेट इसमें कम है। प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी देना पड़ेगा, इट इज अ कंपलसरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लाइक टैक्स। लेकिन ये हमारा ठीक है, देना ज्यादा पड़ेगा, इनकी उम्मीद, इनके जो हमसे चाहत है वो ज्यादा की रहती है। लेकिन नहीं भी कमाया तो कह सकते हैं ना कि इस साल प्रॉफिट नहीं बनाया। तो दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन सही बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से ही हम बात करते हैं। इसमें बेसिकली जो हमारी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, जैसे अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्टमेंट, उनकी प्लानिंग करी जाती है, ओके। इसके अलावा डिविडेंड पॉलिसीज, ये डिविडेंड डिसीजन मॉड्यूल 7 हम डिटेल में पढ़ेंगे, कितना डिविडेंड हमें बांटना चाहिए, कितना नहीं बांटना चाहिए। तो ये पॉइंट्स मैं सारे के सारे आपको दे रहा हूं पीडीएफ में। ये मैंने जो पॉइंट्स डाले हैं, आपसे एक गुजारिश है कि इनके साथ साथ इनके बगल में कॉलम बना लीजिएगा, और जैसे जैसे चीजें हमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ पता चलती रहेंगी वहां पर इसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है। ये स्टेप यहां पे करेंगे आप। और फाइनली मर्जर एंड एक्विजिशन, यस, आप जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस कई तरीके से होता है। दूसरी कंपनी को अपने साथ मिला लिया, वोडाफोन आइडिया जैसे हुए ना, दूसरी कंपनी को खरीद ही लिया, जैसे हमारे अंबानी साहब क्या करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को खरीद के अपने बिजनेस के साथ ऐड कर लेते हैं। अडानी जी भी ऐसी करते हैं। ये सब क्या है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का तरीका, एंड दैट इज व्हाट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। जस्ट हैव एन ओवरलुक अबाउट दैट। चीजें धीरे धीरे अपने आप क्लियर होंगी थ्योरी वाले सेक्शन में। एंड फाइनली ये आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात कर रहे हैं। क्या करें, डायनामिक रोल ऑफ सीएफओ इन द इमर्जिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या ड्यूटीज हैं आपकी, हैं भैया,
आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी, आपने बाकी सारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पढ़े, आप इंटर क्लियर करके, फाइनल क्लियर करके, अदर ऑब्लिगेशन पूरी करके आप सीएमए बन गए, प्लेसमेंट हो गई, या अपना बिजनेस शुरू करा, या कंपनी में जॉब लगी, कुछ भी हुआ, काम क्या है आपका? एज अ सीएफओ, एज अ आपका सीएफओ लिखिएगा यहाँ पे, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, या कुछ भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे भी, व्हाट्स योर ड्यूटी? आप सारी बातें वही हैं। हमें बिजनेस की टोटल रिक्वायरमेंट को जज करना आना चाहिए, हम सोर्सेज जो हैं वो मैनेज करें, उठा के ले आए, डेट, इक्विटी, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारी, शॉर्ट टर्म में कितनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितनी चाहिए, उसका डिसीजन लेके रखना। डे टू डे वर्किंग कैपिटल पर भी हमें कैश मैनेज करके चलना चाहिए। तो वही तमाम चीजें हैं, डेटर्स की बात करें, मैनेजिंग फंड्स की बात करें, अपने स्टेक होल्डर्स को रिटर्न की बात करें, टाइम पे इंटरेस्ट जाना चाहिए, उनकी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए, टाइम पर क्रेडिटर्स को पेमेंट जानी चाहिए। ये तमाम चीजें दोस्तों आपकी आती हैं किसके अंदर? यस, एज अ रोल ऑफ सीएफओ। और अगर आपको इससे पहले का सारा कंटेंट समझ आया है, रोल ऑफ सीएफओ लिखने में 1% के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब सिलेबस पढ़ लोगे ना, तो फिर तो आंख बंद करके रोल ऑफ सीएफओ बनाते हूं मैं। अगर बात करूं आपकी यहाँ पे, तो जो सिलेबस है, ठीक है, हमारा सिलेबस में मॉड्यूल 1 में चैप्टर नंबर 3 है रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न, ओके। उसके बाद दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरे मॉड्यूल में हम रेशोज के बारे में बात करते हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। दो ये मेन चीज़ें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, आपका कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरीके से होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट में। चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस है। 5वां आपका कैपिटल बजटिंग है। 6ठा आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। और 7वां आपका, उसमें एक कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा और लीवरेज भी आएगा, लेकिन डिविडेंड आएगा। चैप्टर के नाम याद हो गए, सिलेबस याद हो गया, रोल ऑफ सीएफओ याद हो गया, ये चैप्टर पूरा याद हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीएफए, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीएफए, ठीक है। एक कंपनी का रिस्क कंट्रोल, रिस्क एनालिसिस अच्छे तरीके से उसको आना चाहिए। रिटर्न कंपनी के मैक्सिमाइज करने पर उसका फोकस होना चाहिए। रेशोज को प्रॉपरली एनालाइज करना उसको आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चैप्टर रहेगा वही सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस, आपको कहां से पैसा लाना चाहिए, बैंक से, आपका डेट से, आपका शेयर से, किससे लेकर आना चाहिए, कौन सा सुपीरियर होगा, कौन सा बेहतर होगा, वो एनालिसिस आना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, उसको इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना आना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कितना कैश हमें मैनेज करके चलना है, डेटर्स की पेमेंट टाइम से कलेक्ट होनी चाहिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट टाइम पर जानी चाहिए, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली हमारे इन हैंड मैनेज होनी चाहिए। जो सिलेबस है वही आपका सीएफओस का रोल होता है, इवन दैट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल, ओके। तो सिलेबस का ओवरलुक मालूम है आपको, ये चैप्टर अच्छे तरीके से आता है, मैं तो ये कहता हूं, ओके। तो दोस्तों ये इनिशियल जो है, ऑब्वियसली यहाँ पे चीजें मेन क्लास के कंपेयर में थोड़ा सा स्पीड पे जाती हैं, बट हाँ मैं उम्मीद करता हूँ, चलो भाई छोटे हो, इतना बड़ा क्यों हो गए, हाँ ठीक है। ये टॉपिक हमारा दोस्तों डन होता है। नाउ अगले पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं आपका टाइम वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट। पानी पी लीजिए फटाफट से। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग टाइम वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारे थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, इसको शुरू करा जाए। एंड यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जहां तक कि अगर हम बात करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो एग्जाम में आने के पूरे बराबर चांस हैं, और क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से बनेगा, छोटा हो या बड़ा हो, ओके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, क्या मुद्दा है, आइए उसको देखते हैं, और उसके बाद फिर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। तो भैया हमारे लाइफ की दो सबसे जरूरी चीजें, टाइम आ गया और क्या मनी आ गया, दोनों को लेकर ये बेसिकली हमारे सामने चैप्टर है। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की समय के हिसाब से क्या वैल्यू है, उसको लेकर जरा चैप्टर की डिस्कशन होगी, ओके। तो समय के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी, मनी उसको हम कम आंकते हैं, उसकी वैल्यू मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस तमाम चीजों को लेकर ये चैप्टर हमारा डिस्कस होगा, ओके। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, वो ये भाई, मुझे मान लीजिए कुछ पैसे की जरूरत है और मैंने आपसे कहा
कि भाई मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, यार जरा मुझे 1 लाख रुपए दे दे, ठीक है 1 लाख रुपए दे दे, ओके, तो क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दे दोगे? पहले बोलो हाँ, हाँ सर हम आपको 1 लाख रुपए डेफिनेटली दे देंगे, ओके, अभी है नहीं है वो छोड़ो, पर हाँ सर हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन सर ये तो बताओ कि ये 1 लाख रुपए आप वापस भी करोगे कि नहीं करोगे, आपका इरादा है वापस करने का कि नहीं? अरे मैंने कहा बिल्कुल इरादा है, क्यों घबरा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो, ठीक है आप मेरे इतने प्यारे दोस्त हो, मैं क्यों वापस नहीं करूंगा, मैं ये 1 लाख रुपए आपको बिल्कुल वापस कर दूंगा एज इट इज, और ये मैं आपको 3 साल बाद वापस कर दूंगा, ठीक है, क्लियर? तो ये ठीक है, पहले तो ये बताओ, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए, मैंने आपको बोला मैं 1 लाख रुपए वापस करा दूंगा, देखो बात तो सीधी सीधी सी है ना, 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए चुकाऊंगा ना, है ना, लेकिन 3 साल कुछ सर गड़बड़ लग रहा है, ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ यहाँ पे आ रही है। घनिष्ठ मित्रता है, ठीक है समझ आ जाता है, लेकिन हमने तो फाइनेंस पढ़ा हुआ है, हम तो भैया कॉमर्स वाले हैं, यहाँ पे अपना कुछ हम हिसाब किताब तो लगाएंगे ही। सर 1 लाख रुपए अगर हम आज आपको दे देते हैं, 3 साल तक वो 1 लाख रुपए हमारे पास नहीं होंगे, हम उसे किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ओके, और उसका जो भी यूटिलाइजेशन था हम खो देंगे, क्योंकि आपने वो 1 लाख रुपए हमसे ले लिए। अब 3 साल बाद ठीक है आप हमें 1 लाख रुपए वापस कर दोगे, तो इस 3 साल की ड्यूरेशन की जो वैल्यू थी, जो इंटरेस्ट वैल्यू थी, एक तो वो हमने खो दी, है ना, ये 1 लाख रुपए आज हम एफडी करवा देते तो बैंक हमें 6% का ब्याज देता, साल के 6,000 रुपए देता, आप वो भी देने की बात नहीं कर रहे। प्लस अगर मैं इस 1 लाख रुपए की बात करूं, तो आज जो इसकी परचेजिंग वैल्यू है, आज हम इससे एक फोन खरीदने जा रहे थे या कोई कमोडिटी गोल्ड खरीदने जा रहे थे, रास्ते में आप मिल गए, आपने 1 लाख रुपए हमसे ले लिए कि कोई बात नहीं कि भाई 3 साल बाद खरीद लियो, तो 3 साल बाद जितना मान लीजिए गोल्ड आज के टाइम पर इसमें मान लो 15 ग्राम गोल्ड आ रहा था, क्या 3 साल बाद भी 15 ग्राम गोल्ड आएगा? ऑब्वियसली नहीं सर, उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारा सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, एक तो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ब्याज हमारा जा रहा है, दूसरा 3 साल बाद जो उसकी परचेजिंग पावर है वो भी खत्म हो जा रही है। और यहां पर आपने जिनसे मुझे 1 लाख रुपए मिले, उन्होंने क्या लूज करा है? आपने लूज करा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जो मनी को रिटेन करने से आपकी वैल्यू एनहांस हो सकती थी, आपकी इन्वेस्टमेंट एनहांस हो सकती थी, आपकी परचेजिंग पावर बनी रह सकती थी, वो आपने लूज कर दी। और इसी चीज को नाम दिया जाता है दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका एक और सीधा सा एग्जांपल अगर हम देखें, अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं और आज उस 100 रुपए से आप कुछ भी चीजें खरीद सकते हो, क्या 1 साल बाद या 2 साल बाद एग्जैक्टली वही क्वांटिटी उस 100 रुपए में खरीद पाओगे? नहीं सर, जो इन्फ्लेशन होती है हमारे मनी को किल करती है, उसकी परचेजिंग वैल्यू को लगातार डाउन करती है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मनी, रुपी, कुछ भी कह लीजिए, जो हमारी करेंसी रुपी है, उसकी वैल्यू लगातार डाउन जाती है। और इसीलिए ये होता क्यों है? टाइम के हिसाब से, टाइम वैल्यू के हिसाब से। और इसीलिए हमें उस 100 रुपए की वैल्यू, लाख रुपए की वैल्यू को रिटेन करने के लिए, उसकी परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। 1 लाख रुपए अगर आप आज अपने घर पर रखते हो, वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद रहेंगे 1 लाख रुपए, है ना, वो उतने ही नोट होंगे, उनकी वैल्यू में कोई कमी और घटौती नहीं आएगी, ठीक है, कि भाई सीधी सी बात है उसमें 1 लाख का 90,000 बता 10 नोट अपने आप गायब हो गए, 10 नोट नहीं, अब तो 500-500 के लगेंगे, 1000 का तो चले गए, है ना, कि उसमें से कुछ नोट अपने आप कम हो गए या कुछ नोट अपने आप बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा, वो 1 लाख ही रहेंगे। लेकिन उस 1 लाख रुपए को लेकर जब आप मार्केट में जाएंगे, तो जितना आप 1 लाख रुपए में 2 साल 3 साल पहले खरीद सकते थे, उतना आज नहीं खरीद पाएंगे। What you lose, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसलिए आप मनी को क्या करते हो? सर हम उसे बैंक में, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, या हम उन्हें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या हम उन्हें गोल्ड में, सिल्वर में, या फिर हम उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वैल्यू है उस मनी की बढ़े और उस मनी की परचेजिंग पावर रिटेन रहे।
सो दैट्स द वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो इसमें अगर हम सिंपल सी बात अगर देखें, सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें, तो वो बोलते हैं ना कि यार महंगाई बढ़ती जा रही है। ये महंगाई बढ़ना क्या है? दैट इज किलिंग द टाइम वैल्यू, दैट इज किलिंग द वैल्यू ऑफ मनी। समय के साथ साथ मनी की वैल्यू कम होती है। उस मनी को बनाए रखने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करी जाती हैं, और इसी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है। तो सिंपली अगर हम देखें, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डिफाइंड एज द वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम यूज ऑफ मनी ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। कंपाउंडिंग, ठीक है, ब्याज आया दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, और ब्याज आया दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, कुल मिला के इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर आपने बोला कि सर हमने अरे मेरा मार्कर, अब मैंने बोला कि 1 लाख रुपए मैंने 8% के ब्याज पर एफडी में लगा दिए, तो वो जो 8% का रिटर्न आया है, दैट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए, सर 15% का रिटर्न मुझे मिला, तो वो क्या है बेसिकली अगर हम बात करें? वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बराबर? ये कदम आपको क्यों उठाना पड़ता है? वाई वी नीड अ गुड टाइम वैल्यू ऑफ मनी? हमें क्यों ये चीजें आंकनी पड़ती है? भाई 1 लाख रुपए हमारे घर पे रखे रहते, ठीक थे, ठीक है। अब मोदी जी रोज रोज आके तो नहीं बोलेंगे ना कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए का खर्च, ऐसे तो हर बार रोज नहीं बोलेंगे। घर पे रहते, ठीक ठाक रहते, बट वही चीज मैंने आपकी बोली कि 1 लाख रुपए 1 लाख रुपया ही रहेगा, और उसकी परचेजिंग पावर घटने की वजह से आपकी जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, जो परचेजिंग पावर थी, वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। सबसे पहला अगर हम बात करें रिस्क जो है, सीधी सी बात, रिस्क यही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं खरीद पाओगे। आज 1 लाख रुपए में 15 ग्राम गोल्ड खरीद रहे हो, नहीं खरीद पाओगे 3 साल बाद, नहीं खरीद पाओगे 5 साल बाद। तो भैया खरीदो और उसकी वैल्यू को बढ़ाओ। नोट अपने पास रखने से कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपका प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। आज ही उसको यूटिलाइज करना सही है। अगर पैसा है, आज यूटिलाइज करना है। जमीन खरीदनी है, 50 लाख रुपए आपके पास है, तो आज ही खरीदो। ये नहीं कि 50 लाख रुपए की जमीन, 50 लाख रुपए मेरे पास है, 50 लाख रुपए की जमीन में आज नहीं खरीदता, मैं 2 साल बाद खरीदूंगा। नहीं, प्रेजेंट कंजम्पशन इज बेटर। क्यों? आज अगर कंजम्पशन कर लोगे फ्यूचर की बजाय, तो वो सस्ता मिलेगा, एंड यस, वी वांट टू बीट द इन्फ्लेशन। जो एग्जांपल मैं पहले से दे रहा हूं, इन्फ्लेशन आपको बीट करनी है। आपको मनी की वैल्यू जो आप अर्न कर रहे हो उसको लगातार बढ़ाना है, ताकि आपकी इन्फ्लेशन के साथ जो टक्कर है उसमें आप जीतो, महंगाई आपको भारी ना लगे। एंड यस, ऑब्वियसली जो हमारा ये पूरा फाइनेंस पढ़ने का जो एक मेजर टारगेट रहता है, वो हमारा डी पॉइंट होता है। हालांकि जब हम क्या नाम है फाइनल लेवल पे पहुंचेंगे तो इन्फ्लेशन को लेकर भी कई सारी चीजें, कई सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे, बट यस, जो मेन टारगेट हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का होता है, दैट इज रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। दैट इज रिलेटेड विद व्हाट? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके भाई, पैसा लगाओ, ब्याज कमाओ, ये बहुत जरूरी है, तैयार रहो। ओके, चलिए, तो मेथड्स, तो ये बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको सिंपल सा मैंने ओवरलुक दिया। जानते इसके बारे में बचपन से, बिल्कुल बचपन से हम इसके बारे में जानते हैं कि हर कोई बोलता रहता है कि महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए पैसा हमें जोड़ के चलना चाहिए। तो जोड़ना मतलब घर पे जोड़ के नहीं चलना होता, उसको इन्वेस्ट करना होता है। आपने देखा होगा आपके दादाजी ने, पिताजी ने अपने टाइम पे LIC, FDs, कुछ जमीन का टुकड़ा खरीद लेना, चाहे तो छोटी सी ज्वेलरी खरीद लेना कि चलो जैसे गोल्ड है, अपना यूज भी हो जाता है पहनने वहनने में, एंड दैट रिटेन द वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो ये सब चीजें क्या है, बचपन से हम देखते हुए हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा उसका मेथडोलॉजी में जानना है, किस तरह से सेविंग होती है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ कंपाउंडिंग में सिलेबस में दोस्तों में 2 चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है कंपाउंडिंग, एक पढ़ना है डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दोनों का प्रॉपर कॉलम है। मैं अगर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की बात करूं दोस्तों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मॉड्यूल में बहुत स्कैटर्ड तरीके से मटेरियल दिया हुआ है, ऊपर नीचे बहुत दे रखा है। पहले कंपाउंडिंग, इमीडिएटली बाद आपका डिस्काउंटिंग, फिर कंपाउंडिंग, फॉर्मूले आगे पीछे हैं। इवन कुछ फॉर्मूले सही भी नहीं लिखे हुए हैं, कुछ उनकी प्रेजेंटेशन में दिक्कत है। तो मैं सिंपल लिख कर लाया हूं, 4 फॉर्मूले आपको बताऊंगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से सिखा दूंगा, तो उसकी चिंता वाली बात नहीं है। बट ये जो मैं कंटेंट आपको लिखाऊंगा, इतना जरूर कर लीजिएगा, और इतना भी कर लोगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो
अनलेस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, वो प्रैक्टिस आपको देखो खुद करनी पड़ेगी। बट मेथोडोलॉजी क्या है, मेथड्स क्या है, आइए ध्यान देते हैं। तो दो चीजें हमें सीखनी है, एक है कंपाउंडिंग और एक है डिस्काउंटिंग। द प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर डेट, ये है आपका कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग क्या, फ्यूचर मनी टू प्रेजेंट डेट। आज हमारे पास पैसा है, फ्यूचर में कितना हो जाएगा, दैट इज कंपाउंडिंग। ओके, और हमें फ्यूचर में इतना पैसा चाहिए तो आज क्या करना पड़ेगा, दैट इज डिस्काउंटिंग। सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, चलिए इजी करते हैं। फर्स्ट फोकस विद द कंपाउंडिंग। दो फॉर्मूले बनेंगे, दोनों हम यहां लिखेंगे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी टू फ्यूचर डेट, यानी कि फाइंडिंग आउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी इज कंपाउंडिंग। समझिए जरा फटाफट से, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। साथ साथ पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली है तो कॉलम बन रखे होंगे, वहीं पे फॉर्मूले नोट कर लेना, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लो। जब पहले मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं तो कह लीजिए यहां पे कि प्रेजेंट मनी आपको गिवन है। प्रेजेंट मनी आपको गिवन है, और उससे आपको इस मनी की जो फ्यूचर वैल्यू है वो पता करनी है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। दिस इज नोन एज व्हाट, कंपाउंडिंग। इसे क्या कहा जाता है, इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मान लीजिए आज 1000 रुपए हैं, ये मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो आज कितने हैं सर, 1000 रुपए। दैट इज गिवन, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू गिवन। ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 6% पर मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता हूं, तो ये वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, ये फाइंड करना इज नोन एज व्हाट, आपका कंपाउंडिंग। ओके, तो पहले तो कंपाउंडिंग का मीनिंग आपको मालूम हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू आपके पास अवेलेबल होती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने जितना कमाया, उस कमाने से जब आप फ्यूचर वैल्यू उस मनी की निकाल लेते हो, 3 साल बाद 6% के हिसाब से निकाल लेते हो, तो उसको कहा जाता है आपका कंपाउंडिंग। बराबर। अब कंपाउंडिंग का बेसिकली, हालांकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वैल्यूएशन, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वैल्यूएशन, इनका प्रोसेस अलग अलग होता है। हमने बचपन में सिंपल इंटरेस्ट सीखा, लेकिन उसका अभी कुछ यूज नहीं, अभी हमें नहीं सीखना है वो, हम कंपाउंडिंग ही सीखेंगे। तो इनके डिफरेंस में मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं मुद्दे पर आता हूं। ओके, अब होता क्या है कि जो फॉर्मूले हैं ना हमारे कंपाउंडिंग के, ये 2 फॉर्मूले होंगे, और ये 2 ही आपको समझने हैं। सबसे पहला अगर मैं देखूं, पहला फॉर्मूला अगर मैं देखूं, दैट इज लमसम वैल्यू। मतलब आज आपने एक बारी में पैसा जमा करा दिया कुछ स्पेसिफिक समय के लिए, जरा बता दीजिए कितना हो जाएगा स्पेसिफिक टाइम के बाद। ओके, एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मिस्टर एक्स डिपॉजिट ₹50,000 at the rate of 9% for 4 years. Find compounded value after 4 years. 4 साल बाद की कंपाउंडेड वैल्यू निकालनी है। अब कंपाउंडेड होता क्या है, देखिए प्रोसेस समझ लीजिए, ठीक है, हमें थोड़ा सा लगेगा इसमें, लेकिन समझ लीजिए। आपने बेसिकली क्या करा, आपने आज टुडे 50,000 रुपए डिपॉजिट करे, 50,000 रुपए डिपॉजिट करे। ओके, अब यहां पर जब 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ईयर 1 कंप्लीट हो गया, तो 9% के हिसाब से काम करते हैं, इसको 10% लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ठीक है, 10%। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या हुआ कि 1 साल बाद पूरा होने पर 10% 5,000 रुपए मिले, 5,000 रुपए मिले। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, कंपाउंडिंग हिसाब किताब में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए का जो ब्याज 1 साल बाद ड्यू हो गया, मतलब कमा लिया, वो इन्वेस्टर निकाल के अपने घर ले जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये मनी री इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब ये 5,000 रुपए कमा लिए, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, अन हो गया, इसे बैंक में ही रहने दो, इसे बैंक में ही रहने दो,
और 50,000 रुपए जो पहले से चल रहे थे और ब्याज आपने कमा लिया, अब आपके पास टोटल 55,000 रुपए हो गए। तो जब ईयर 2 आएगा, जब ईयर 2 का एंड आएगा, तो ब्याज मुझे 50,000 पे नहीं मिलेगा, मुझे पूरे 55,000 रुपए पे 55,000 रुपए 55,000 पे मिलेगा। एंड दैट अमाउंट विल बिकम अगेन 10%, 5,500, दैट इज 5,500। ओके, अब ये 5,500 मैंने कमा लिया, ये घर नहीं ले जाना, ये इंटरेस्ट और हो गया, और 55,000 रुपए मेरे पास पहले से ही थे। अब टोटल मेरी वैल्यू हो गई है आपकी 60,500। अब ईयर 3 जब आएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, पूरा प्रोसेस हो जाएगा यहां पे। अब ईयर 3 जब आएगा, तो ईयर 3 पे कितना डिपॉजिट करा था? नहीं सर, 50,000 नहीं, 50,000 नहीं, पहले 50 था, फिर ये बढ़कर 55 हो गया, फिर ये 60,500 हो गया। ठीक है, अगर 50 पे मिलता तो हर साल 5-5 हजार रुपए इंटरेस्ट मिलता। अब पहले में 5 मिला, फिर 5500 मिला, इस बार मिलेगा 60,500 पर। सर 60,500 पर कितना मिला? सर 6050, और ये तो पहले से ही था 60500। टोटल सर कितना हो गया? सर 66,500। और अब जब 4 साल के लिए आपने जमा करा था ईयर 4 में, तो अब ईयर 4 में ब्याज कितना मिलेगा सर? इसका 10%, 66,500। और ये तो पहले से था ही 6650। ओके, और जब मैं इसका टोटल कर रहा हूं सर, तो यहां पर ये अमाउंट 73,150 आ रहा है। कितना आ रहा है? जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो मेरे 50,000 रुपए बढ़कर 73,150 हो गए हैं। दैट्स हाउ कंपाउंडिंग वर्क। सिंपल इंटरेस्ट का तरीका क्या होता है? ये 5,000 रुपए तूने कमाए, निकाल के घर ले जा, ये दोबारा रीइन्वेस्ट नहीं होते। या रीइन्वेस्ट अगर बैंक के पास रखे भी रहते हैं तो बैंक ब्याज 50,000 रुपए देता है। ठीक है, पूरा हुआ अगला साल, ईयर 2 में फिर 5,000 रुपए मिलेंगे, निकाल के घर ले जा। ये सिंपल वाला पैटर्न हो गया। कंपाउंडिंग में क्या है कि जो ब्याज आपका आया है ना, वो वापस से रीइन्वेस्ट होगा। नाउ योर इन्वेस्टमेंट विल बी 55,000। ओके, दैट्स द लम सम अमाउंट। अब एग्जाम में ऐसे तो करके नहीं दिखाना, इसके लिए हम इसका जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला इसमें क्या बनता है, ध्यान देंगे जरा। यहां पे लिखेगा फ्यूचर वैल्यू जो निकल कर आएगी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू जो हमने इनिशियली डिपॉजिट करी एज अ लम सम, और 1 + r रेज टू द पावर n। ओके, r यहां पर ऑब्वियसली रेट हो गया, n नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरेशन हो गई। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी सर? 50,000 रुपए थी, 50,000 रुपीज थी। और 1 + r, r कितना था सर हमारा? 10%। तो 10%, 10/100। तो ऑब्वियसली ये बेसिक से आप जानते हो कि 0.1 आप लिखेंगे, एंड द n इज फॉर द 4 ईयर्स। दैट्स इट। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेज टू द पावर 4। अब कंप्यूटेशन कैसे करनी है आपको एग्जाम में? पहले इसको सॉल्व करिएगा, रेट को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1.1 इंटू 1.1 इक्वल्स टू दबा दीजिएगा 1.21 आया है। ओके, 1.21 आया है, 2 बार मल्टीप्लाई हो चुका है, 2 बार मल्टीप्लाई हो चुका है। 1.1 इंटू 1.1 2 बार ही और करना है, तो 2 बार ही इक्वल्स टू दबा देंगे। तो इट इज 150,000 इंटू 1.4641। ये वैल्यू दोस्तों हमारी यहां पर आ जाती है। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 50,000 से, तो हमारी सेम वैल्यू यहां पर आएगी 73,150। ये कुछ माइनर सा आगे पीछे अमाउंट हो सकता है, वो बेसिकली जो कंपाउंडिंग वैल्यूज होती है ना पॉइंट में, उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बट दिस विल बी एक्यूरेट। अगर मैं 1 हटा देता पीछे से तो और क्लोज आता। तो कंपाउंडिंग वैल्यू बहुत लंबी चली जाती है और भी आगे जाती है पॉइंट्स में। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ रही है? 73,205। ठीक है, हमारा 50 रुपए के लगभग 55 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो वो गलत नहीं है, वो सही होता है। और एग्जाम में ऑब्वियसली आपको ऐसे नहीं करना, इस तरीके से करना है। अगर मैं यहां पर देखिए करता हूं, तो जैसे ये 1.464, भाई मैंने पीछे से 1 हटा दिया, 1.464 लेता हूं और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 50,000 से, तो 73,200 और कम हो जाता है। तो ये माइनर सा डिफरेंस जो है 40-50 रुपए का, ये चलता है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है जी, तो डन, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं और अब आगे ले जाते हैं। फॉर्मूला पहले कंफर्म कर लेते हैं। मैंने लमसम का फॉर्मूला आपको बताया, लमसम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया
कंपाउंडिंग में, उसे यहां पर प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट लमसम वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, या पी भी लिख देते हैं कई जगह, 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन, ये हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर द एन्यूटी, दैट इज फॉर द एन्यूटी। ठीक है, इसके बगल में कर लेते हैं यहां पे इस तरीके से। ठीक है, एन्यूटी, व्हाट इज एन्यूटी? एन्यूटी बेसिस, ठीक है, इसका फॉर्मूला करा दूं, फिर इनके प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस वो करेंगे, फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग पर जाएंगे। नाउ एन्यूटी बेसिस, अभी तो आपने क्या करा, 4 साल की ड्यूरेशन थी ना, आपने 50,000 रुपए एक बारी में जमा करा दिए, आज 1 लाख रुपए जमा करा दिए, और फिर धीरे धीरे जो उनका ब्याज है वो आप खाओगे। ओके, एक दूसरा तरीका है कि अगर मैं आज से अपनी एक इंस्टॉलमेंट शुरू करूं कि मैं हर साल 20-20 हजार रुपए डिपॉजिट करूंगा। लमसम में क्या था कि एक बारी पैसा जमा करा दिया, 4 साल तक पड़ा रहेगा, और क्या नाम है उस पर 10% का मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा तरीका क्या कि भाई अभी मेरे पास एकदम से 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए जो भी है वो नहीं है। ओके, मैं हर साल थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करूंगा। ओके, तो ठीक है भाई, कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में क्या है, फॉर्मूला बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। भाई पहले जो आपने किसमें आपका लमसम में जब आपने 50,000 रुपए जमा करा दिए थे, इस 50,000 रुपए पर आपको पूरे 4 साल तक ब्याज मिला था, पूरे 4 साल तक। लेकिन जो पहले साल में 5,000 आया उस पर 3 साल का इंटरेस्ट मिला, उसके बाद जो अगले साल आया था, कितना आया था, 5,500 आया था, उस पर 2 साल के लिए मिला, लास्ट में शायद 6,050 था, उस पर 1 साल के लिए मिला। ऐसा ही हुआ ना। लेकिन जो आपका मोटा अमाउंट था मेन 50,000, उस पर पूरे 4 साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिला। लेकिन कंपाउंडिंग एन्युटी में ऐसा नहीं होता। एन्युटी में क्या है, आइए देखिए फटाफट से, मैं पहले क्वेश्चन बनाता हूं फिर करेंगे। मिस्टर एक्स डिपॉजिट ₹20,000 annually for 4 years at the rate of 10%। मैंने सिंपल क्वेश्चन बनाया बिल्कुल, 10% पर एनम, 10% पर एनम। फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, होगा क्या, जो 20,000 रुपए डिपॉजिट हुए, 20,000 रुपए डिपॉजिट हुए, उस पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज व्हाट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो आपको आपके 4 साल तक इंटरेस्ट देंगे, 4 साल तक इंटरेस्ट देंगे, बराबर। ये ईयर 0 है और ये ईयर 4 है, पूरे 4 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ईयर 1 सॉरी, जब दूसरा साल आएगा दोस्तों, ईयर 2, जब दूसरा साल आएगा आपके सामने, इस 20,000 रुपए का जो 1 साल का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो जमा हो जाएगा सिंपल तरीके से, और 20,000 रुपए आपने इंस्टॉलमेंट के और ऐड करे। तो 20,000 तो पहले से ही था, 20,000 तो पहले से ही था, इसका इंटरेस्ट आया 2,000 रुपए, और सीधी सी बात है 20,000 रुपए और जमा हो गए। इस अमाउंट पर अगले 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, जो बाकी रिमेनिंग पीरियड रह गया है। उसके बाद जब ईयर 3 आएगा, फिर वही 20,000 रुपए और ऐड हुए, और पिछले वाले का जो ओवरऑल इंटरेस्ट आया है वो आपको मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है, एक में आपने एक बारी में पैसा जमा करा दिया था, और इसमें आप ईयरली बेसिस पर पैसा जमा करा रहे हो। ईयरली बेसिस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो री इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, खैर कट टू द शॉर्ट, सर मुझे फाइनल वैल्यू बताइए क्या निकलेगी। ठीक है, फॉर्मूला तो चलो, ये कंसेप्ट तो चलो ठीक है, ये हम समझ गए कि हर साल एक स्पेसिफिक डिपॉजिट मेरे पास आ रहा है, एक स्पेसिफिक डिपॉजिट मैं कर रहा हूं, ठीक है,
और इंटरेस्ट उसका मिलता रहेगा, लेकिन फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको इसमें याद करना है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 1 प्लस आर रेस टू दी पावर एन, ये तो है ही, -1, ये सिंपल सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपने लगा देना है और आपकी जो वैल्यू है वो डेफिनेटली डिटरमाइन हो जाएगी। निकाल दो फटाफट से, 20,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, या आप यहाँ पे खाली एन्यूटी लिख सकते हैं, ठीक है, 20,000 रुपए, एन्यूटी का मतलब इंस्टॉलमेंट जो आप जमा करा रहे हो, 1 प्लस आर 10%, रेस टू दी पावर एन, एन कितना सर 4 इयर्स का, और -1 हो गया, एंड आर इज वंस अगेन 1। तो जैसे मैंने बोला पहले इसको सॉल्व करा करो, अंदर वाले को, बाहर वाले से तभी मल्टीप्लाई होगा। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1, ये तो हमने पहले भी सॉल्व करा था, ठीक है, बट दोबारा कर लेते हैं। 1.1 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो हमारा आ रहा था 1.4641 -1 रेस टू दी पावर, सॉरी, डिवाइडेड बाय 0.1, तो 20,000। इसको सॉल्व करा हमने, इसको माइनस करा 1 से, और फिर इसको डिवाइड करा हमने 0.1 से, तो दोस्तों मेरा आ रहा है ये 4.641, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, तो योर वैल्यू इज, अरे प्लस कर दिया मैंने, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4.641, तो ये दोस्तों आ रही है 92,820, तो 20-20 हजार रुपए करके इसने अपना ब्याज, मतलब 20-20 हजार रुपए करके 80,000 रुपए जोड़े, प्लस उसके ऊपर जो अमाउंट आ रहा है हमारा 12-13 हजार रुपए के आसपास, वो हमारा इंटरेस्ट होगा, बराबर। तो हमें एक फॉर्मूला मिला किसका, लमसम का, और एक फॉर्मूला मुझे मिला किसका, यस ऑब्वियसली हमारा एन्यूटी का, इंस्टॉलमेंट का। तो दोनों फॉर्मूले आपने लिख लिए, कहाँ गया, वापस आ जाओ, दोनों फॉर्मूले आपने लिख लिए। दूसरा भी लिख लीजिए, फॉर एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं एन्यूटी ही लिख देता हूं, एन्यूटी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेस टू दी पावर एन -1 अपॉन होल अपॉन आर, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, बराबर, डन, समझ आ गया। इसमें एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, पहले मैं उसको पूरा का पूरा समझा दूं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले कंपाउंडिंग के, इसके अलावा आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी पॉइंट में। हाँ, ये मैंने दोस्तों जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, इसको आइए देखिए, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक बार दोबारा से इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे इनिशियली, कि सर मिस्टर एक्स डिपॉजिट करा 50,000 रुपए, 10% के हिसाब से 4 साल तक डिपॉजिट रहेंगे और हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और कैसे निकलेगा वो हमने सर दोनों तरीके से कर लिया, फॉर्मूला भी हमने लगा दिया और अपना क्या नाम है पूरा कंसेप्ट भी इसका कैलकुलेट कर लिया था। हमने फॉर्मूला क्या लगाया था सर, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर, नहीं इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, हाँ, 1 प्लस आर रेस टू दी पावर एन, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे रुको उल्टा हो गया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू या P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेस टू दी पावर n, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने बनाया। अब दोस्तों सर, अब इसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, वो क्या होता कि सर जैसे ये 10% पर एनम है ना, ये 10% पर एनम है, अगर ये क्वेश्चन में ऐड कर देता कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस सेमी एनुअली, तो भी क्या क्वेश्चन इसी तरीके से, इसी हिसाब किताब से होता क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे व्हाट इज सेमी एनुअली। देखिए, मान लीजिए आपने ब्याज जो है, हालांकि बैंक का पैटर्न कुछ अलग तरीके से काम करता है, वो हमेशा एक स्पेसिफिक डेट पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको देते हैं, लेकिन रियल प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, सिंपल तरीका समझेंगे। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को डिपॉजिट करे 50,000 रुपए, ये वाले, ठीक है। 1 साल कब पूरा होगा,
31 मार्च, है ना, 31 मार्च को पूरा होगा। तो डिपॉजिट पर जो आपका इंटरेस्ट था वो आपको मिल जाएगा, दैट इज 5,000 रुपीज। बराबर। आपने 1 अप्रैल को कितना जमा करा सर? 50,000 रुपया जमा करा। 1 साल पूरा हो गया कब? 31 मार्च को। ठीक है, ये लीजिए 1 साल का ब्याज ले लीजिए 5,000 रुपए। सिंपल सा तरीका है। लेकिन बैंक कहता है कि हमने तो पैसा आपका पूरे साल भर इस्तेमाल करा और हम 50,000 रुपए की इंटरेस्ट बिल्कुल लास्ट डेट पर दे रहे हैं। इसको थोड़ा और वैल्यू एडिशन के लिए बैंक ने बोला कि ब्याज ना आपको एनुअली पूरा साल खत्म होकर नहीं मिलेगा, हम सेमी एनुअली देंगे। मतलब हर 6 महीने में आपके इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होगी। मतलब जब यहां पर 30 सितंबर आएगा ना, 30 सितंबर आएगा, तो 30 सितंबर को 50,000 का 10% जो अभी तक 5,000 मिलता था 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हमने 6 महीने में ही आपको ब्याज दे दिया। कितना? सॉल्व करोगे 2,500 रुपए, 2,500 रुपए आ गया। और अब आपका डिपॉजिट कितना हो गया? 52,500। कितना हो गया? 52,500। तो जब अगला 31 मार्च आएगा, मतलब अब साल पूरा हो रहा है, तो अब आपको ब्याज 52,500 पर मिलेगा अगले 6 महीने के लिए। तो अगर मैं दोस्तों इसको कैलकुलेट करूं तो 5250 डिवाइडेड बाय 2, 2625 रुपए, 2625 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो देखो, जब एनुअली ब्याज मिल रहा था तो मैं 5,000 रुपए कमा रहा था, लेकिन जब बैंक ने कहा, अपना बड़ा दिल दिखाया बैंक ने, सेमी एनुअली बोल दिया, साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, तो यहां पर कितना मिला? 2500। यहां पर कितना मिला? 2625। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो 5125, आपको 125 रुपए का फायदा यहां पर हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, बैंक जितनी बार आपको प्रॉफिट दे रहा है, ओके, बैंक आपको जितनी बार प्रॉफिट दे रहा है, जितनी बार इंटरेस्ट दे रहा है, वो बार बार जुड़ के आपकी वैल्यू लगातार इंक्रीज करेगा ना। क्लियर? सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ सेमी एनुअली, दैट्स द कंसेप्ट। सर फॉर्मूले में क्या करेंगे? ठीक है, यहां तो चलो कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन एग्जाम में तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है ना कि व्हाट इज द कंसेप्ट, हमें तो फॉर्मूला लगा के सीधा वैल्यू बतानी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, प्रेजेंट वैल्यू आप 50,000 लिखिए इंटू 1 प्लस आर। सेमी एनुअली आधा हो गया, साल का आधा हो गया, तो रेट को भी आधा कर दो, रेट को भी आधा कर दीजिए। 10% को कितना कर दीजिए? 5%, तो 0.05। और एन कितना है सर? 4 साल। पहले 4 बार ब्याज मिल रहा था तो एन 4। अब साल में अगर 2 बार मिलेगा तो ब्याज टोटल कितना मिलेगा? 8 बार मिलेगा, तो ऊपर 8 हो जाएगा। मतलब रेट हो जाएगा आधा और एन हो जाएगा ज्यादा। ओके, मतलब ज्यादा मतलब डबल। तो यहां पे अगर हम देखें 50,000, तो इसको जरा सॉल्व करो, तो 1.05 है ना, जोड़ के इंटू 1.05 इक्वल्स टू दबा दो। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई होके 8 बार करना, तो 6 बार इक्वल्स टू और दबा दो, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा आ गया 1.474। और इसको हालांकि और भी आ रहा है कंप्यूटर कैलकुलेटर में आगे, मैं इसी पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 73872, हालांकि पॉइंट आगे भी आ रहा है, बट ठीक है, यहीं तक रख लेते हैं। ये मेरा टोटल अमाउंट बना रहा है। तो दोस्तों अगर कंपेयर करोगे ना पिछले वाले क्वेश्चन में, ये नीचे लिखा हुआ था, एनुअली में कितना बन रहा था? 73205। यहां पे कितना बन रहा है? 73872। तो जितनी ज्यादा बार ब्याज मिलेगा वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ओके, अगर इसी सेम क्वेश्चन में कह देता कि कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस क्वार्टरली, हर 3 महीने में आपका ब्याज मिलेगा, सो इन दैट केस, इन द केस ऑफ क्वार्टरली, 50,000 इंटू 1 प्लस रेट क्वार्टरली 1/4, ठीक है, 1/4 2.5% हो गया, 0.025, 1/4, और n कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 16। सॉल्व कर लेना इसको पूरा का पूरा। बोल देता कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस मंथली, हर महीने ब्याज मिल रहा है, हर महीने ब्याज, तो 50,000 इंटू
1 प्लस अब 0.1, ठीक है, डिवाइड कर लो, या ऐसे कर लीजिए कि 0.1, ये तो 10% था ना, आपने 12 से डिवाइड कर दिया इसको, ओके, मंथली 12 बार, तो n इंटू 12 हो जाएगा, कितना हो गया 48 बार ब्याज मिलेगा, क्रेडिट होगा। वटएवर जो भी क्वेश्चन में सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करेंगे। आइए इसके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर प्रेजेंट वैल्यू पर हम मूव करेंगे। ओके, दैट्स द सिनेरियो फॉर द कंपाउंडिंग। और याद रखिएगा, जैसे कंपाउंडिंग में लमसम और एन्युटी के 2 फॉर्मूले हैं ना, एग्जैक्टली डिस्काउंटिंग में भी हैं, लमसम के भी एन्युटी के भी। डिस्काउंटिंग में सिर्फ लमसम पढ़ना पड़ता है, एन्युटी इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। कैसे, आगे करेंगे। चलो आगे बढ़ो, पहले तो क्वेश्चन करते हैं, वो तो आपको प्रैक्टिस करोगे बराबर समझ आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड, मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रॉपरली हम करेंगे। अ पर्सन इन्वेस्टेड, ठीक है, चलो पहचानना है आप लोगों ने, साथ साथ बताना है। अ पर्सन, इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड 1,50,000 in an investment which pays 12% rate of interest, what will be the future value invested at the end of 50 years? सर बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, लमसम डिपॉजिट है, 10 साल के लिए लगा दिया है 12% ब्याज पे। सर बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेस टू द पावर n। तो माई प्रेजेंट वैल्यू इज 1,50,000, आज जमा करा है। रेट कितना सर 12%, और n कितना 10 साल के लिए। इसमें कंपाउंडिंग, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली कुछ नहीं बोला, तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो आइए कर देते हैं इसको फटाफट से। सो 1.12 है ना, हाँ, इंटू 1.12, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, ये आ रहा है। 10 बार करना, तो 8 बार इक्वल्स टू और दबा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3.1058 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 50,000 से, तो दैट वैल्यू कम्स टू 465,877.23। 2 पॉइंट तक आप निकालिएगा एग्जाम में, बेटर रहेगा, गुंजाइश नहीं रहेगी कहीं पर भी कोई गलती छोड़ने की। ठीक है जी, डन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बुक में सही तरीके से, मॉड्यूल में सही तरीके से प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे मैंने बताया वैसे करिएगा, कराऊंगा मतलब। अभी एपेक्स लिमिटेड का ऑब्लिगेशन है कि इन्हें 6 साल बाद 50 करोड़ रुपए जो हैं वो रिडीम करने हैं, जैसे डिबेंचर वगैरह रिडीम करते हैं, तो कुछ होगा बॉन्ड्स का, ऐसे ही ऑब्लिगेशन है, ड्यू डेट आ जाएगी 6 साल बाद। अब उसके लिए आज से ही तैयार होना है 6 साल बाद के लिए। हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एनुअली in the sinking fund account wherein it earns 12% to accumulate 50 crores in 6-year time? ये वाला क्वेश्चन कायदे से पता है क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का बन गया। लेकिन मैंने बोला जैसे कि क्वेश्चन का लॉजिक आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, तो आप प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू किसी के भी फॉर्मूले से अप्लाई करके कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दोस्तों देखिए ध्यान से, मैं ये तो पता चल गया कि सर ये ईयरली बेसिस पर सिंकिंग फंड बोल दिया, तो एन्युटी जरूर रही होगी, है ना। अभी तक हमने एन्युटी का सर ये फॉर्मूला सीखा है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है ना, 1 प्लस आर रेस टू द पावर n -1 अपॉन आर, ये सीखा हमने भी तो फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से। अब देखो मेरे पास इस क्वेश्चन में ना 2 मेन कंपोनेंट है, फ्यूचर वैल्यू मेरे पास है और एन्युटी मेरे पास है, बाकी आर और एन तो है ही। अब जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन में मुझसे फ्यूचर वैल्यू ही पूछी जाए, हो सकता है फ्यूचर वैल्यू गिवन कर दे। इस वाले केस में अगर इस वाले केस में मैं देखूं तो फ्यूचर वैल्यू गिवन है, मुझे यह बताना है कि हर साल कितना जोड़ना पड़ेगा, हर साल मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, ये मुझसे बेसिकली पूछ लिया, तो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। क्या ये इधर उधर घुमाना तो मैथ्स में आप पहले से ही जानते हो ना। सो इट्स वेरी सिंपल सर, यहां पर मैंने 50 लिख दिया, 50 करोड़ है तो मैं खाली 50 लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जो मुझे एन्युटी हर साल जोड़नी पड़ेगी वो आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस आर 12% है, एन है कितना सर 6 साल के लिए, -1 अपॉन 0.12। तो आइए सॉल्व करा मैंने, 1.16
पहले कितने से करा था, ज्यादा 10 से करा था, 6 से करना पड़ेगा। 1.16 मल्टी रेस टू द पावर 6, तो मल्टीप्लाई बाय 1.16 इक्वल्स टू 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, 6 बार करना है तो 4 बार इक्वल्स टू और दबा दिया। कितनी बार दबाया, ओए मैंने गलती कर दी, काउंट नहीं करा, कुछ और दिमाग में चलता रहा। 1.12 इंटू 1.12, ये दो बार का आ गया, तो 1 2 3 4, हाँ ठीक है। सो इट कम्स टू, लिख ही देते हैं पूरा, एन्यूटी 1.9738 बहुत आ रहा है, -1 डिवाइडेड बाय 0.12, ठीक है, और इधर 50 अपना है ही, ठीक है। इसको सॉल्व करा मैंने, इसमें से 1 माइनस करा और फिर उसको डिवाइड कर दिया है 0.12 से, सो दैट वैल्यू कम्स टू 8.115, इतना ले लेते हैं। तो 50 इक्वल्स टू एन्यूटी 8.115। अब क्या करना है, इधर आके डिवाइड करना पड़ेगा, तो एन्यूटी इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 8.115, तो लीजिए आ गया आपका आंसर 8.115, तो 0.6 रुपीज 6.161, इतना ले लो। तो हर साल 6.161 करोड़ रुपीस की जो सिंकिंग फंड का डिपॉजिट है वो करना पड़ेगा, तब जाकर 6 साल में इनके 50 करोड़ रुपए अपने आप जुड़ जाएंगे। वहां पे बुक में एक तो फॉर्मूला थोड़ा मतलब वो टाइपिंग में प्रॉब्लम है, और वैल्यू क्वेश्चन में 50 करोड़ बताई है, और सॉल्व जो है वो 5 करोड़ के हिसाब से करा है, तो इसीलिए वेरिएशन क्वेश्चन में आ रही है। आपको इस तरीके से करना है, ठीक है जी, डन, समझ आ गया। तो इस तरीके से ये कंटेंट हमारा आगे बढ़ेगा। मैं पहले एक बारी दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता देता हूं, ठीक है। अब क्योंकि ध्यान दीजिए, ये 2 फॉर्मूले आपने प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, अगर आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी डिस्काउंटिंग में। व्हाट इज डिस्काउंटिंग बेसिकली? अब यहां पर मुझे आज से, ओहो, पढ़ाई कर रहे हो सीएमए फाउंडेशन, बड़ी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, पढ़ना है, पैसे जोड़ने हैं, शादी करनी है, घर बनाना है, ओहो घर बनाना है, शादी करनी है। अच्छा, मुझे शादी करनी है, मतलब मेरी तो हो गई है, आपको शादी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि यार आज से कितना माने 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद हमें शादी करनी है, तो यार शादी के लिए ना मेरे पास 50 लाख रुपए होने चाहिए, बढ़िया शादी करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग, अगर इतने में हो गई या जैसे भी जो भी होगा, मतलब 50 लाख रुपए मुझे चाहिए, ओके। तो 50 लाख रुपए के लिए मैं आज कितने पैसे डिपॉजिट कर दूं, मैं आज कितने पैसे डिपॉजिट कर दूं कि सीधी सी बात है मेरे पास 10 साल बाद अपने आप 50 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाए, ओके। इट इज द कंप्लीट रिवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपाउंडिंग वैल्यू। कंपाउंडिंग में क्या था, आज मुझे पता है मेरे पास कितने हैं, मैंने आज जमा करा दिए, और 10 साल बाद इतने पर कितने हो जाएंगे ये मैं कैलकुलेट करता था। यहां पर बस मैंने क्या करा, यहां पर उल्टा कर दिया। उल्टा इसलिए कर दिया कि सीधी सी बात है भैया कि मैं आज मुझे नहीं पता मेरे को कितने जमा कराने हैं, मेरे को 10 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए, तो आज कितने जमा कराऊं, रिवर्स हो गया। तो आप इसमें एक सिंपल सा स्टेप क्या कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा स्टेप, देखो आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। पहले प्रेजेंट वैल्यू गिवन थी, फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, इस बार फ्यूचर वैल्यू गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, 1 + r⁻n, ये आ गया, ठीक है। और सिमिलरली इसको इधर ले आओ, मैथ्स तो आती है ना, सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 + r⁻n, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या मैंने बोला ना, एक आता है आपको दूसरा भी आएगा, दूसरा भी आ जाएगा, बराबर जी, क्लियर, डन, समझ आ गया। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है, दूसरा जो इसका फॉर्मूला है बेसिकली, इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, मेरे को अगर वहां से जगह मिल जाए, स्पेस, अरे नहीं मिलेगी, चलो एक काम करता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं। यहां पे एन्यूटी वाला फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू एन्यूटी 1 + r⁻n -1, ये आ गया बेसिकली, यहां पे हमारा ये कंसेप्ट आ गया पूरा का पूरा,
ठीक है, मैंने आपको बताया जो इसका ये लमसम वाला फॉर्मूला मैंने लिख लिया है ना, दूसरा वाला ना एन्युटी का फॉर्मूला है, दूसरा वाला एन्युटी का फॉर्मूला है। एन्युटी का फॉर्मूला सेम, बेसिकली हमें इसमें इसका ना कोई इंपैक्टफुल फॉर्मूला नहीं बन पाता, इंपैक्टफुल फॉर्मूला नहीं बन पाता। इसको मैं चलो मैं कंफ्यूज करता ही नहीं, मैं इसको मना कर रहा हूं, मैं नहीं करा रहा। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है एग्जैक्टली, इसी से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए निकल जाएगा कि बेसिकली एन्युटी के केस में अगर मैं कहूं कि आज मेरे पास एक्स अमाउंट डिपॉजिट है, एक्स अमाउंट, अभी लिखाऊंगा फॉर्मूला इसका, लेकिन मैंने कंसेप्ट बता दूं और इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। मेरे पास आज एक्स अमाउंट है, मैं हर साल अगले 10 साल तक हर साल 1-1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता हूं, 1-1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता हूं। तो मेरे पास आज लमसम में टोटल अमाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए? समझ, कॉन्सेप्ट समझ गए? यहां पर तो क्या था, इस वाले में क्या था, मैं आज अगर कुछ एक्स फंड बना देता हूं ऊपर वाले में, तो मैं उसको 10 साल तक टच नहीं करने वाला था, मैं सीधा 10वें साल में जाके चाहता हूं कि 50 लाख हो जाए, वो इस वाले में। लेकिन इसमें क्या है, मैं आज अगर एक्स फंड डिपॉजिट कर रहा हूं तो मैं 10 साल तक 1-1 लाख रुपए निकालना चाहता हूं, तो आज कितने जमा करा दूं, ये इस फॉर्मूले का लॉजिक रहेगा। अब इसका एक शॉर्टकट है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो ये है, इसी का फॉर्मूला जो बेसिकली हमारा बन के आ जाता है क्या, कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू एन्युटी, और इसको हम रिवर्स कर देते हैं, 1 माइनस 1 प्लस आर रेस टू द पावर माइनस एन और आर। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हमारा बनता है, बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा बनता है। एक्चुअल में जो बुक्स में दिया हुआ है, मॉड्यूल में तो नहीं दे रखा प्रॉपरली, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा बनता है। अब इसको, अब ये -1 ऊपर आ गया, ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा सर, लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी, मैं इतना कॉम्प्लिकेट इसको करना नहीं चाहता, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी ना मैथ्स बता देता हूं, इसके डेरिवेशन बता देता हूं, उस फॉर्मूले को यहां लिखेंगे और उसको याद कर लेना, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। कैसे, आइए ध्यान दें प्लीज। इसको एन्युटी को अपनी जगह रहने देना, 1 प्लस आर माइनस 1 प्लस आर रेस टू द पावर n अपॉन आर, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए हमारे ये। ठीक है, एन्युटी 1 प्लस आर माइनस, एक और ब्रैकेट 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर n। ये मैथ्स हो गई हमारी, थोड़ा है कुछ नहीं, अलग अलग लिख दिया ताकि आसान हो जाए। आगे एन्युटी 1 प्लस आर, ठीक है, अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आर माइनस एन है, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो माइनस का साइन हट जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको थोड़ा और छोटा करना है, एन्युटी 1 प्लस आर माइनस 1 अपॉन आर 1 प्लस आर रेस टू द पावर n, एंड दैट्स द फॉर्मूला जो आप इस्तेमाल करेंगे। एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर 1 प्लस आर रेस टू द पावर n, ब्रैकेट क्लोज, दैट विल बी द फॉर्मूला। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादातर जो कंसेप्ट हैं आपके वो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, जो क्वेश्चन बनाएंगे मॉड्यूल में। ये वाला प्रॉपरली प्रेजेंटेड नहीं है फॉर्मूला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां से करिएगा। ये मेथडोलॉजी है, ये कंप्लीट रीजनिंग है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से ही जो मैथमेटिकल लॉजिक है उससे फॉर्मूला डिराइव करा है। ओके,
तो ये चार फॉर्मूले आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए मेनली ध्यान रखने हैं दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ न्यूमेरिकल इसके और करा देता हूं, कुछ आप खुद प्रैक्टिस करिएगा और मेरे नंबर पर आप अपनी क्वेरीज भेज भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन चार फॉर्मूले में से जो चार फॉर्मूले लिखाए हैं, पहले तीन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पर प्रैक्टिस में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो दैट्स द ओनली फॉर्मूला नंबर 4, मतलब ये वाला एन्युटी वाला सेकंड नंबर जो है डिस्काउंटिंग में। ठीक है, चलो आओ कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। 2 तो हमने कर लिए थे, कुछ मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, कुछ मैं करा देता हूं जो मेरे को लगता है। ये वाला भी आप सिंपली कर सकते हैं। देखिए जैसे है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹8,000। ये वाले कंपाउंडिंग वाले हैं, तो यू कैन डू दैट एनुअली, सेमी एनुअली, ये भी कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। मैं डिस्काउंटिंग के 2 क्वेश्चन और करा देता हूं। नीचे मैंने प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, तो आप वहां से भी ट्राई करिएगा। ठीक है, तो सारी चीज कवर हो जाएंगी, पूरा का पूरा आपका। थोड़ी प्रैक्टिस आपकी, कुछ क्लास हमने कर ली, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आइए देखिए डिस्काउंटिंग में, ये मॉड्यूल से हमारा। सपोज समवन प्रॉमिस टू गिव यू ₹1,000 3 years hence. What is the present value of this amount if the interest rate is 10%? एक स्कीम कह रही है कि अगर आज आप X डिपॉजिट जमा कर दें तो वो 10% के हिसाब से 3 साल बाद 1,000 हो जाएंगे। कितना पैसा डिपॉजिट करना होगा? सर फ्यूचर वैल्यू हमें पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। तो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला हमें पता है, उसी से प्रेजेंट वैल्यू का निकाल दिया था हमने। सो पीवी इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1/1 + r रेज टू द पावर n। n इज व्हाट? हमारा 3 साल, मतलब पहले तो n ही लिख लो। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू सर 1000, और अगर मैं बात करूं तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 + r। r कितना हमारा? 0.1 रेज टू द पावर हमारा 3 साल। दैट्स इट, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो पहले तो ऑब्वियसली ये वाली साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, 1.1 × 1.1, और उसी को फिर मैंने 1.1 कर दिया 3 बारी। तो इट कम्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 1.331। अब डिवाइड कर दीजिए 1000 डिवाइडेड बाय 1.331। तो दोस्तों 751 रुपए, ₹75131 ये वैल्यू आ रही है। तो आज अगर कोई 750 के आसपास पैसे डिपॉजिट कर देता है तो फ्यूचर में वो हमारे 1000 रुपए हो जाएंगे 3 साल बाद एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है दोस्तों, सेम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से उसको ट्राई करिएगा। तो ये बाकी मॉड्यूल के अब सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। समय के हिसाब से हमने दोस्तों ये मॉड्यूल 1 का पहले और दूसरा पार्ट कंप्लीट करा। इंट्रोडक्शन हमने समझा, हमने बात करी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। उम्मीद करता हूँ वो ये कंसेप्ट भी आपको समझ आया। हालांकि ये टॉपिक 2 से 3 क्लास ले जाता है मेन क्लासेस में, बट यस ठीक है, अभी शॉर्ट इतनी जल्दी इतने समय में अगर इतना कंसेप्ट आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फिर नहीं आएगी। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में मॉड्यूल का ही हम रिस्क एंड रिटर्न वाला जो कंसेप्ट है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं रिस्क एंड रिटर्न के लिए। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक कोई डाउट बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है।